भी हमारे साथ एक गेस्ट स्पीकर आए हैं। हमने आपको KPMG से लोग इंट्रोड्यूस कराए, हमने आपको लोग इंट्रोड्यूस कराए जो एक्सटर्नल स्पीकर थे, जिन्होंने सिंडिकेटेड एंजल इन्वेस्टर वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग रेज की है और $2.5 लाख मोइसेस ने। हमारे पास कुछ गेस्ट आए जो दास्तान जिन्होंने ग्रांट विन की थी और वो HEC के और जगहों पे भी, और हमारा मुख्तलिफ एंगल से आ रहे हैं। अब हम trying to contextualize and make it more relevant for you, तो हमने एक ऐसे चैंपियन बुलाए हैं हमारे दरमियान, अमेजिंग टीचर, क्योंकि इनके साथ हम पहले भी एक जूम सेशन कर चुके थे। और इस कॉन्टेक्स्ट में चूंकि आप इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट तो कर रहे होंगे इन अ वे, लेकिन इट्स मोर लाइक जजेस जाके आपको ग्रांट मिल सके। ग्रांट इज फ्री मनी एंड दैट्स ब्यूटीफुल, यू डोंट हैव टू गिव इक्विटी और योर कंपनी। अब HEC के अगर हम हवाले से बात करें तो ये जो सारी चीज़ों का, क्योंकि आज हमारे दिन को मेन नाम इट्स लाइक पुटिंग इट ऑल टुगेदर, तो हम कॉन्टेक्चुअलाइज करना चाहते हैं। HEC तो हमारे पास मौजूद है, हामिद सईद साहब जो एक मार्केट प्लेस रन कर रहे हैं printable.pk, एंड माशाल्लाह ही वन ISF इनोवेटर सीड फंड HEC का, ही won $35,000 आई रिपीट $35,000, एंड आई होप आपको आजकल का करंट रेट के डॉलर पे कन्वर्जन मिले तो इट्स अ लॉट ऑफ मनी, 70-80 लाख रुपया रफली, एंड दैट्स फ्री मनी। और इन्होंने विन किया है, और वो क्यों विन किया है, कैसे किया है, पिचिंग क्या है, ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन वेरी गुड डिटेल्स। और सारी बातें मैंने बार बार कहा है, हर एक का डिफरेंट फॉर्मेट है। इनका फॉर्मेट HEC के क्लोजेस्ट, ही इज वन इट। खाली हामिद आप इनको जो जिस तरह आपने लास्ट टाइम बताया था, इनको मेरे ख्याल से आधा घंटा जो है समथिंग पे क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन इसको थोड़ा इनकी पिच में 3 मिनट का टाइम है। आपके टाइम में कितना था? 5 मिनट्स का। थोड़ा सा इसको देखिएगा लेकिन मोर और लेस, ताकि वो क्विकली कर सकें। विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, लेडीज एंड जेंटलमैन, हामिद। इसको काफ़ी सिंपल ही रखेंगे। थोड़ा सा मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा, बिकॉज आप जो भी पिच कर रहे हैं उसमें आपके आइडिया से पहले आप खुद आते हैं कि हु यू आर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बात करने का अंदाज, और आप जब स्टेज पे आते हैं तो दैट फर्स्ट 10 सेकेंड्स आपके इन्वेस्टर या आपके जो भी जिन्होंने आपको फंडिंग देनी है वो फर्स्ट 10 सेकेंड्स में आपको जज कर चुके होते हैं बिफोर यू टॉक अबाउट योर आइडिया और वट एवर यू आर डूइंग। सो अबाउट माई सेल्फ, जैसे फरहान साहब ने बताया कि मेरा नाम हामिद सईद है और मेरा बैकग्राउंड IT, इकनॉमिक्स और मैनेजमेंट साइंसेज से रिलेटेड है। आई ग्रेजुएटेड इन 2016 फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ IT। BSIT किया हमने, उसके बाद हमने तकरीबन 1 साल IT इंडस्ट्री में जॉब की, क्योंकि हमारी IT इंडस्ट्री में ये बड़ा काम है कि नहीं जनाब डायरेक्टली एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आना, पहले जॉब मार्केट में जाएँ, थोड़ा सीख लें। ठीक है जी, हम भी सीख लेते हैं। Then I went to Australia for 2 years once again for an IT company, and there I worked in management role. So software engineering से management का एक जो transaction है ये बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि मुझे eventually अपना business करना था। अगर आप सिर्फ software engineering करते जा रहे हैं तो ठीक है, आप कोडिंग में बड़े अच्छे हो सकते हैं, आप किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन शायद वो चीज़ आपको आपका स्टार्टअप रन करने में इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती। So I covered that management aspect और एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिला। Then I came back to Pakistan, और फिर वो you all know 2019 में क्या हुआ था, कोविड हिट। तो फिर दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। जो लोग पाकिस्तान वापस आ गए वो पाकिस्तान रह गए, और जो पाकिस्तान से बाहर थे वो बाहर रह गए, तो आना जाना जो है वो मुश्किल हो गया। सो दैट आई डिसाइडेड कि ओके फाइन, कुछ तो करना है ना, तो व्हाट वी कैन डू। आप घर बैठे हैं, आप क्या कर सकते हैं? घर में बैठ के बिजनेस कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ओके नाइस। और क्या कर सकते हैं? वेट कम कर सकते हैं। मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं यार, बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं। अच्छा, घर में बैठ के वेट कैसे कम होता है? गुड बैलेंस डाइट। इसके लिए घर रहने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो जब कोई काम नहीं होता मैं खाना खाने लग जाता हूँ। और कोई करता है ऐसा? थोड़ा इंटरेक्टिव रखें, आपको भी मज़ा आएगा, क्योंकि जहाँ तक तो बात है ना सिर्फ ये पिच कैसे करना है ये तो मैं आपको 5 मिनट में भी बता सकता हूँ, बाकी 25 मिनट में तो किसी काम पे लगाने हैं। ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, सो सकते हैं, यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त।
अच्छा, आप लोग जितने भी आइडियाज बता रहे हैं सब घूम रहे हैं लर्निंग के इर्द गिर्द, ठीक है? लर्निंग के इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना, ज़्यादा आप बात कर रहे हैं कि हम कुछ नया लर्न कर लेंगे, खाना कैसे पकाना है ये सीख लेंगे, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है ये सीख लेंगे। तो आई वॉज अंडर द सेम इम्प्रेशन, आई वॉज लाइक ओके फाइन, सीखना है तो एमफिल कर लेते हैं। बैचलर्स तो किया होगा, ग्रेजुएट तो मैं हूँ, तो चलें जी मास्टर्स कर लेते हैं, एमफिल कर लेते हैं। तो आई गॉट एडमिट इन ITU, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने अपना एमफिल कंप्लीट किया डेवलपमेंट स्टडीज़ में। और आई गेस आई वाज द फर्स्ट पर्सन देयर जिसने अपना थीसिस कंप्लीट ऑन टाइम कर लिया था। अच्छा, दिस गेव मी अनदर पर्सपेक्टिव कि आपको अब डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से सोचना है। आप में से किसी को आइडिया है डेवलपमेंट स्टडीज़ क्या होती हैं? यस, क्या होती है भाई? So आपकी development मतलब how to have a growth in economy, how it can create new opportunities, or I'm from the same university. अच्छा, you are from the same university, so that's why you know. ओके, सो ऑसम, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आपने कैसे ग्रो करना है, कैसे चीज़ों को डेवलप करना है। दिस इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट स्टडीज़ इन जनरल। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको लगता है कि शायद वो जो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता हूँ ना, डेवलपमेंट स्टडीज़ उससे रिलेटेड होगी। तो ये क्लियर कर रहे हैं कि डेवलपमेंट स्टडीज़ हैज़ नथिंग टू डू विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्लियर यहाँ तक? तो अब एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रोग्रामिंग भी आ गई, IT भी आ गया, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आ गया, मैनेजमेंट का बैकग्राउंड भी आ गया, डेवलपमेंट का बैकग्राउंड भी आ गया। समझ आ रही है कि किस तरह का पर्सन शेप हो रहा है। और ये पर्सन जब आइडिया पिच करेगा तो किस तरह का आइडिया पिच करेगा? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आइडिया पिच करेगा वो कुछ और होगा, एक एग्रीकल्चर इंजीनियर आइडिया पिच करेगा वो कुछ और होगा। तो ये मैं पहले आपको जस्ट बिफोर आई टेल यू कि ये क्या है, ये रंग बिरंगा सा लोगो और ये सब कुछ क्या है, टेलिंग यू द बैकग्राउंड कि व्हाई दिस, why not something else, why not fintech, why not agri-tech, why not robotics, why not blockchain, there are so many things ना, we could do that, why this? तो एक डेवलपमेंट स्टडीज़ का बैकग्राउंड। उसके बाद जब आप एमफिल कर देते हैं ना तो आपके जहन में फ़ौरन से एक बात आती है, यार आता डॉक्टर तो मैं हो ही गया हूँ, तो नाम के साथ डॉक्टर लिखने का सबको शौक होता है, तो चलो PhD भी कर ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो एक स्टडी आई थी, हम नॉट श्योर, वैसे तो मुझे स्टडी की हकीकत पे काफ़ी शक है कि पाकिस्तान का 4% लोग ग्रेजुएट्स हैं। चलिए मान लेते हैं इस बात को, वैसे तो नहीं कर रहा, चल नहीं कर रहा चलिए जी 4% लोग ग्रेजुएट है मान लिया। तो उन 4% में से 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कितने लोगों ने कंप्लीट किया होगा? 1.5, काफ़ी कम हो गए। और अच्छा, फिर वो कितने हैं जिन्होंने आगे 18 ईयर ऑफ एजुकेशन की जहमत द्वारा? बहुत ही कम, बिलो 1% चली गई बात। 0.5 चले हम मुसलमानों तो कर गा रहे हैं मुसलमान, अच्छी बात है। तो आपकी कंट्री में टोटल PhDs कितने हैं? 4,000 जॉबलेस। मैं सुनना चाह रहा था ये, मैंने सारे तमहीद बांधी ही इस जुमले के लिए थी। थैंक यू, आपने बड़ी जल्दी कंक्लूजन पे आप पहुँच गए। तो टोटल कितने हैं? उनमें से 4,000 तो जॉबलेस है, तो टोटल कितने होंगे? 10-12 हज़ार शायद होंगे। अच्छा, और पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? ये तो पता होना चाहिए, कितनी आबादी है पाकिस्तान की? 27 करोड़। 25 करोड़ होगी। और किस रेट पे हमारी आबादी बढ़ रही है? एक्सपोनेंशियल। तो तकरीबन हर महीने ना हम 16 लाख बंदा ऐड कर रहे हैं अपनी आबादी में, माशाल्लाह। वो मिठाई की दुकान पे मिठाइयाँ ऐसे ही नहीं खत्म होती, ये वजूहत है। आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है कि पाकिस्तान में अगर आपने कोई चीज़ पेश करनी है तो आपको पहले पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट समझ आना चाहिए। मैं आपको एक कहानी बिला वजह नहीं सुना रहा। अगर आपको लग रहा है कि सर सिर्फ टाइम कर रहे हैं तो नहीं, मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ, मैं पता है एक मिनट एक सेकंड कैसे मैनेज करना है। इस कहानी का एक कॉन्टेक्स्ट है कि आप जिस मुल्क के लिए जो बनाना चाह रहे हैं, अब मुझे ये बनाना था फॉर पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस एक दिन मेरा दिल किया, मैं सो के उठा, मैंने कहा आज हम प्रिंट टेबल बनाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। एक प्रोसेस है, उस इंडस्ट्री को समझना है। पहले तो मुझे, अब इसके अगर आप मेन पार्ट निकालें, पहला पार्ट क्या है? प्रिंट। मुझे प्रिंट इंडस्ट्री को समझना है। अगर मुझे प्रिंट इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, देन मुझे पाकिस्तान को स्टडी करना है कि भाई क्यों, वाई पाकिस्तान, ये प्रोडक्ट मैं इंडिया में क्यों नहीं लॉन्च कर रहा, मैं चाइना में क्यों नहीं लॉन्च कर रहा। प्रिंट इंडस्ट्री जितनी चाइना की बड़ी है आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है? वाई पाकिस्तान। और अगर पाकिस्तान में करना है तो क्या मुझे, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हम काफ़ी लाउड, तो मेरा क्या, मुझे इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत
अगर नहीं आ रही पीछे वाले जो मेरे भाई बहन हैं उनको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। क्योंकि पंजाबी यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे जो साथ वाले रूम में लेक्चर हो रहा होता है वो टीचर कहते हैं कि सर फिर आप ही पढ़ा दें, मैं रहने देता हूँ, क्योंकि उस रूम में भी आपकी आवाज़ ही जा रही होती है। दैट्स वाई कभी ज़रूरत नहीं पड़ी अलहमदिल्ला इन चीज़ों की। अच्छा जी, तो then I started my PhD और PhD मेरी अभी कंटिन्यू है, मैं PhD स्कॉलर, आई एम नॉट अ डॉक्टर येट, इसीलिए अभी ना अरसलानी और ना फरहान साहब ने मेरे नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगाया। बट इफ़ यू वांट टू कीप अ डॉक्टर अवे तो क्या करना पड़ता है? ईट एन एप्पल। मैं एप्पल खाता रहता हूँ, इसलिए मैं अभी तक डॉक्टर खुद भी नहीं बन रहा और बाकी डॉक्टर्स भी मेरे से दूर हैं। राइट, तो अच्छा, अब ये पूरा एक पर्सपेक्टिव है कि आपको डेवलपमेंट भी पता लग रही है, आपको मैनेजमेंट भी पता लग रही है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी पता लग रही है, अब आप HEC के साथ इन पर्सन भी काम कर रहे हैं ना, यू आर PhD स्कॉलर, तो आपके HEC के चक्कर लगते रहते हैं। HEC आपका सेकंड होम बन जाता है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में आराम से तो होता नहीं है। और अब आपने अगर रिसर्च करनी है तो रिसर्च में एक टर्म होती है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? आप उस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटरी रिसर्च। कि आप ऐसा नहीं करते, मुझे अगर यूनिटी पे रिसर्च करनी है ना तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में बैठ के यूनिटी पे रिसर्च नहीं कर सकता। मैं डिसएग्री कर रहा हूँ कि आपको अगर कोई काम करवाने HEC आप स्कॉलर हैं, यू हैव टू विजिट फ्रीक्वेंटली टू HEC। आई डोंट लाइक। डिपेंड करता है सर आपके रिसर्च प्रॉब्लम पे। अगर आपका एरिया ऑफ रिसर्च ही HEC है फिर बाहर बैठ के डिपेंड करता है। तो सर ने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया कि डिपेंड करता है। ये पाकिस्तान में ना हर बात का जवाब एंड पे ये होता है, इट डिपेंड्स। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव हो जाती है बातें। अब मुझे पिछले दिनों सर थोड़ा सा डेविएट हो गए, लेकिन मुझे पिछले दिनों बच्चे ने पूछा सब आपकी नेटवर्थ, तो आई वाज लाइक इट्स डिपेंड्स। ठीक है, अगर आपकी नेटवर्क की डेफिनेशन ये है कि आपको मेरी गाड़ी चेक करनी है, आपको मेरा लैपटॉप चेक करना है, आपको मेरा आईफोन चेक करना है, तो फिर शायद नेटवर्क कुछ और है। और अगर आपको मेरा नॉलेज चेक करना है, आपको मेरी स्किल चेक करनी है, आपको मेरा पोटेंशियल चेक करना है, फिर शायद नेटवर्क की डेफिनेशन कुछ और है। तो सिमिलरली इफ़ यू आर डूइंग योर PhD, आपका एरिया ऑफ रिसर्च क्या है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और आप PhD के किस साल में हैं, आप अभी कोर्स वर्क कर रहे हैं, आप रिसर्च स्टार्ट कर चुके हैं, या PhD फाइनलिस्ट हैं, या आप के पास डिफेंस की डेट आ गई है, तो डिपेंड करता है। अच्छा, पाकिस्तान में हम लोग इस बात पे एग्री कर लेते हैं, डिपेंड। सो राइट, अच्छा, अब ये कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो रहा है। तो IT कंपनी आई फाउंडेड, नेम इज शाहरुख टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और इस बैनर के अंडर हम लोग मल्टीपल काम कर रहे हैं। दिस इज ओनली वन ऑफ देम। तो the kind of projects we do normally are R&D projects, research and development projects. पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा IT कंपनीज हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं, ऑलरेडी हैं। R&D कंपनीज भी हैं, बट दे आर लेसर इन नंबर। हमारे यहाँ इतना रुझान नहीं है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कंबाइन करके करने का। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, वो हार्डकोर सिर्फ डेवलपमेंट कर रही है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि सॉफ्टवेयर या इन जनरल रिसर्च साइड क्या है। और अगर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है फॉर दैट मैटर, सर पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहा है, आइडियाज इज डूइंग ग्रेट, ऑल्दो एक तरह से वो हमारे कंपेटिटर्स भी हैं, बट दे आर डूइंग ग्रेट। अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो वो सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं। तो आई फाउंड अ नीड के नहीं भाई, गैप है। आप लोगों के भी जितने भी आइडियाज़ हैं जो आप अभी पिच कर रहे हैं या फ्यूचर में पिच करेंगे, आप बेसिकली गैप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये गैप है, ये प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। अभी जो एक स्टार्टअप पिच कर रहे थे मेरे स्टार्ट करने से पहले, तो उन्होंने भी गैप आइडेंटिफाई किया कि लोग ऑनलाइन चीज़ें देखते हैं, लोग TV पे चीज़ें देखते हैं, लेकिन ऐसी कोई ऐप नहीं है जिसके थ्रू वो अपना ओपिनियन या अपना वोट वहाँ तक पहुँचा सके। तो देयर वाज अ गैप। सो वी आइडेंटिफाइड द गैप कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर जो है हमारा, वहाँ बहुत ज़्यादा गैप है। वी शुड लॉन्च प्रोडक्ट्स जो ठीक है पब्लिक को भी एम्पावर करें, जो सारे एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिक फिलॉसफीज होती हैं ना कि लोगों की हेल्प करें, इम्पैक्ट क्रिएट करें, जॉब्स क्रिएट करें, ये सब तो करें ही करें, लेकिन उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एस्पेक्ट भी काफ़ी हैवी होना चाहिए। सो हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए इस चीज़ पे, और चूँकि आप रिसर्च पे काम कर रहे हैं तो फिर यू हैव टू वर्क विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। वी वर्क विद अमेरिकन एम्बेसी, वी वर्क विद UNDP, वी वर्क विद ऑक्सफैम, वी वर्क विद डेनिश एम्बेसी, टाई इस्लामाबाद। तो इस तरह की जितनी आपकी माशाल्लाह मोतबर इदारे हैं पाकिस्तान में, वैसे तो मैं पहले मुकद्दस कहने लगा था, लेकिन वो कुछ और होते हैं और हम लाइव हैं, तो ठीक है।
समझ तो गए हैं ना सब लोग, तो उन सब के साथ काम किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे. एंड देन व्हाइल वर्किंग विद HEC वाज लाइक ओके फाइन, नाउ यू हैव टू वर्क ऑन समथिंग जिसमें आप मैसेज को हिट करें. आप अगर एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि शायद पाकिस्तान के वही उन 4000 जॉबलेस PhDs के लिए है कि अब ये माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे लोग हैं और तादाद में भी 4000 हैं, इनका क्या करना है. तो यस, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसको HEC के ताउन से लॉन्च भी कर देंगे. और 4000 का तो हमने ठेका नहीं लिया, लेकिन शायद उसमें से कंसिडरेबल लोगों को हम ऑन बोर्ड कर लेंगे. जॉब भी हम ऑफर कर रहे हैं थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, हम उनको डिफरेंट इनिशिएटिव्स में ऑन बोर्ड कर लेंगे. तो मेन मसला तो यही होता है घर पैसे जाने चाहिए, वो जॉब से जाएँ या एंटरप्रेन्योरशिप से या कंसल्टेंसी से, इस तरह किसी भी जरिए से जाए, तो दैट इज़ फाइन. लेकिन उससे क्या होगा, आप अगर काउंट देखें तो आपने कितने लोगों को इम्पैक्ट किया, 1-2 हज़ार. तो उसको जब आप मैसेज के लेंथ से देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो कोई काम नहीं किया. 1000 लोगों को एम्पावर कर भी दिया, 2000 लोगों को एम्पावर कर भी दिया, तो कौन सा बड़ा काम किया. वो तो हमें पता है ना कि हमने वो कितनी मुश्किल से किया और वो हम किस क्लास को टारगेट कर रहे हैं. वो जो हमारी नीश मार्केट है वो कितनी टफ मार्केट है, और वो बेचारे वो हैं जिन्होंने पूरे मुल्क का बोझ अपने नाजुक कंधों पे उठाया हुआ है. क्योंकि बाकी मुल्क में तो पढ़ना ही नहीं है ना, हमने तो डिसाइड कर लिया है कि हमारा पढ़ाई लिखाई से कोई खास ताल्लुक नहीं है. क्योंकि हमारी जो आइडियलिस्टिक रिपोर्ट है वो कहती है कि जी 4% ग्रेजुएट्स हैं इस मुल्क में. मतलब एकेडेमिया के लोग बैठे हैं, हम एक यूनिवर्सिटी में प्रेस्टीजियस इदारे में बैठे हैं, सुन के ना लिटरली थोड़ी सी शर्मिंदगी फील होती है कि इस मुल्क में सिर्फ 4% लोग ग्रेजुएट हैं. और ये आइडियलिस्टिक फिगर है, ये रियल फिगर नहीं है. So fine, that market was very tough, and then HEC was like कि इस मुल्क के लोगों ने तो पढ़ना नहीं है, उन्होंने तो डिसाइड कर लिया. तो क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया उन्होंने नहीं पढ़ना, तो आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर लें जो सब लोगों के लिए हो, चाहे उन्होंने पढ़ना है चाहे उन्होंने नहीं पढ़ना. तो आप मैसेज को हिट करें ताकि आप जब बात करें कि जी कितने लोगों को आपने अभी तक इम्पैक्ट किया है, तो आप भी ना कोई इस तरह का फिगर दें, मैंने 50 लाख लोगों की ज़िंदगी बदल दी है. मज़ा आता है जब हम स्टेज पे खड़े होकर इस तरह के फिगर्स बोलते हैं ना, हमें भी मज़ा आता है. मैंने 1 करोड़ लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है. So back then my first project with HEC was DigiSkills. किसने नाम सुना? सबको सुना होना चाहिए वैसे. ठीक है, DigiSkills का नाम सुना है. तो DigiSkills we launched in 2018. I was one of the brains behind DigiSkills. आपका प्रोसेसर स्लो है? तो मैंने सवाल काफ़ी पहले किया था, आपने हाथ अब खड़ा किया. ओके फाइन. DigiSkills की वजह से किया. हाँ, अच्छा आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मुझे लगा शायद आपका कोई क्वेश्चन. फाइन. तो DigiSkills, आई एम नॉट सेइंग कि दैट वाज माय ओन इनिशिएटिव, देयर वर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्वड, बट या आई वाज अ ब्रेन बिहाइंड DigiSkills. और हमारी जो कंपनी है टैरो टेक्नोलॉजीज, उसको DigiSkills की आउटरीच का प्रोजेक्ट दिया गया. आउटरीच आप देखेंगे, अभी ये भी हम आउटरीच ही कर रहे हैं ना, ये हम नेशनल इनोवेशन अवार्ड की आउटरीच कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि इस अवार्ड के लिए अप्लाई करें, इसमें कैसे पिच करना है एंड ऑल दैट. तो DigiSkills के आउटरीच के लिए द फर्स्ट रोड शो वी डिड वाज ऑन 10th of July 2018 एट अ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी. और उसके बाद फिर एक पूरी सीरीज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में गए, बच्चों को बताया, मौके पे साइन अप कराए. पाकिस्तान में ना लोगों से साइन अप कराना कोई आसान काम नहीं है. पता नहीं क्या हो, हमारे अंगूठे को उस टाइम हो जाता है, तो उसके चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करते हुए हमारा अंगूठा काम करना छोड़ देता है. वो अगर वही किसी और फजूल से यूट्यूबर का चैनल हो तो ठग करके हम सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, उसको वॉच टाइम भी देते हैं. पाकिस्तान में क्या चीज़ें वायरल होती हैं अभी पिछले 2-3 महीनों में, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा वायरल हुई है? ये पुकारे आ जाओ और दफा वापस. So this is the kind of stuff we do like and we do want to interact with, we want to engage with. और जो कुछ लोग हमारे अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, ये अभी पिछले महीने देखा हमने, एक साहब को हमने बिल्कुल ब्लैक लिस्ट कर दिया. समझ रहे हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे. हाँ शायद, ठीक है जी. नहीं वो वाले नहीं, वो जो उनका इंटरव्यू लेने गए थे वो वाले. ठीक है, वो जो टेबल के दूसरी तरफ थे, कुर्सी से गिरने वाले थे वो वाले. ठीक है, अब समझ गए हैं सर. फाइन. तो रुझान नहीं है हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ों को इनकरेज करने का, इस तरह की चीज़ों को अप्रिशिएट करने का. फाइन. तो अब क्या करें भाई सब, कौम ने पढ़ना नहीं है, इम्पैक्ट क्रिएट करना है, डिजिटल स्किल सिखानी है इस तमाम को. तो DigiSkills वाज अ इनिशिएटिव कि चलो यार अगर इनको डिग्री नहीं लेनी, इनको 4 साल यूनिवर्सिटी की फीस देते हुए तकलीफ होती है. वैसे अभी भी मैं यहाँ पे रेफरेंडम करूँ ना, मेजोरिटी के पास आईफोन होंगे,
लेकिन अभी हम यहाँ पे बाहर एहतजाज करते हैं ना कि यूईटी की फीस ज़्यादा है, कम होनी चाहिए, तो आप सारे जाके एहतजाज में बैठे हैं। आईफोन लेने के लिए 2.5 लाख है आपके पास, स्टूडेंट हमेशा गरीब होता है, इसलिए वो आईफोन खरीद लेता है। आईफोन की हम बिला वजह मार्केटिंग करी जा रही है, ये कार्ड होना चल रहा है, ठीक है, हाँ लाइफ चल रहा है। तो फाइन, प्रायोरिटीज, तो ठीक है फाइन, आपको अगर नहीं करना वो चीज़ तो एटलीस्ट आप स्किल्स तो सीख सकते हैं ना, थोड़ी सी स्किल्स वाज दैट इनिशिएटिव। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो 2023 के स्टैट्स हैं 6 मिलियन प्लस लोग उससे डिजिटल स्किल्स सीख चुके हैं। सो दैट इज़ एन इम्पैक्ट जो हम अल्हम्दुलिल्लाह क्रिएट कर चुके हैं थ्रू अवर R&D प्रोजेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी। डिजिटल स्किल्स में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का बहुत क्रूशल रोल है, इट कुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट देम, विद द हेल्प ऑफ HEC एंड ऑल दैट। ट्रांजिशन समझ आ रही है थोड़ी सी कि एक वो जो सिर्फ 2000 लोगों को टारगेट करने की बात हो रही थी, वहाँ से अब बात चली गई है मिलियंस पे। अच्छा जी, अब डिजिटल स्किल्स सिखा दी, अब लोगों ने काम तो खुद ही करना है, पैसे तो खुद ही कमाने हैं। और आपको क्या लगता है कि एक वो बंदा जो इधर लक्ष्मी चौक में कहीं पे बाजार में दुकान पे बैठा हुआ है, अपनी दुकान चला रहा है, वो लैपटॉप खोल के डिजिटल स्किल्स सीखेगा? नहीं सीखेगा। अब उस बेचारे को भी इकोनॉमी का पार्ट बनाना है, उसको एक्सक्लूड तो नहीं करना ना, तो उसके लिए भी कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए। हमारे वो लोग जो दही इलाकों में रहते हैं, किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनके लिए भी कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज दे आर एट द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। किसान अगर फसलें उगाना छोड़ दे तो आप सारे यूनिवर्सिटी में आराम से बैठे रहेंगे, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो बात खत्म होगी वहीं पे। तो देयर आर ऑल्सो नेसेसिटी। सो देन हमारा एज ऑर्गेनाइजेशन, मेरा एज पर्सन पर्सपेक्टिव चेंज हुआ चीज़ों को देखने का कि नहीं, मैसेज को भी कैटर करना है। फाइन कि वो आपने 1000-2000 एलीट क्लास पकड़ ली और आपने उसमें 2-4 ट्रांजैक्शंस करके कहा कि वी आर डूइंग ग्रेट। और मीनवाइल एक और चीज़ जहाँ हमने इतनी सारी अच्छी बातें करनी है, एक और भी कर लेते हैं, आप तो मुझे साथ साथ बार बार कह रहे हैं लाइफ चल रहा है। तो इन जनरल पाकिस्तान में जब भी हमने कहीं इन्वेस्ट करना होता है, हम किस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं? रियल एस्टेट, माशाल्लाह। कि जब हमें कुछ समझ नहीं आती ना, आप इन पैसों का क्या करना है, हम प्लाट खरीद करते हैं। और वो प्लाट भी हम कहाँ खरीदते हैं? 2-4 मोटी कॉलोनीज हैं, सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे हम प्लाट खरीद लेते हैं। तो कोई काम देना पड़ेगा ना इस कौम को कि भाई ये काम कर लो, कोई अल्टरनेट देने पड़ेंगे। क्रिटिक करना बहुत आसान है कि जी वी आर रियल स्टेट नेशन, वी आर PSL नेशन। PSL का मैच होता है, पूरी कौम मैच देखने चली जाती है, उस टाइम हमें भूल जाता है कि तुर्की में ज़लज़ला आया होगा, उस टाइम हमें भूल जाता है कि हमारे अपने सैलाब ज़दगान जो हैं वो अभी तक इमदाद के मुंतज़िर हैं, अभी तक। क्योंकि वो जो सैलाब आया था पाकिस्तान में, जिसकी तबाहकारियाँ हुई थी, वो अभी तक पूरी उसकी आप वहाँ पे वापस नहीं आ सकते जहाँ पे लगेंगे। और वो जिस स्पीड से हम चल रहे हैं शायद सदियाँ लग जाएंगी, साल तो बहुत कम है, ठीक है। प्रायोरिटीज, सो फॉर दैट मैटर विद द हेल्प ऑफ HEC, जिस काम के लिए हम आज यहाँ आए हैं, अब हम असल काम पे आ जाते हैं। बहुत तमीज़ हो गई, बहुत इधर उधर की बातें हो गई, बहुत अटेंशन ग्रैबिंग हो गई, जाग गए हैं। क्योंकि जब मैं आया था ना तो पीछे कुछ अहबाब सो रहे थे, अभी भी एक सो रहे हैं, लेकिन चले 4-5 जाग गए हैं, तो आई एम हैप्पी। वो ख्वाब देख रहे हैं, हाँ वो ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब देख रहे हैं, वो रब्बा के छोटे भाई हैं। ठीक है, उनको भी सिखा देते हैं। चल छोटी सी एक्टिविटी है, जल्दी से कर लें, फिर हम फ़ौरन से प्रिंटेबल पे आ जाते हैं। ये मैंने सीखी थी एक सेशन में बच्चों को सिखाने के लिए, तो उसके आपको थोड़ी सी एनर्जी भी मिल जाएगी। और ये एक्टिविटी कल को जब आप लोग भी माशाल्लाह स्टेज पे आएंगे, आपको भी समझ आ रहा होगा कि मुझे भाई साहब सोए हमको कैसे सिखाते हैं। तो आप लोग माशाल्लाह घर से चल के यहाँ तक आ गए हैं, तो आधी मुश्किल तो आपने ऑलरेडी हल कर ली है। तो आपने क्लैप करना है अपने लिए, लेकिन क्लैप ज़रा तरीके से करना है। तरीका मैं आपको बताऊँगा, ऐसे नहीं बस जो हमें पूरे कौम को आदत है तालियां बजाने की, वो वाली तालियां नहीं बजानी, ऐसे भी नहीं बजानी, ठीक है। अच्छा, आप लोग ऐसे करेंगे, इसके बेसिकली लेसन है उसका एक, और उसका इससे बहुत गहरा ताल्लुक है। आप लोग सिर्फ एक अपनी लाइफ ऐसे एक सिंगल फिंगर के साथ क्लैप करेंगे, बस सब एक टाइम में। 1 2 3। तो मुझे लग रहा था भाई सो रहे हैं, वो क्लैपिंग कर रहे हैं। भैया आप आंखें खोल रहे हैं थोड़ी सी। हाँ मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, हम जब आपने क्लैप किया तो मुझे पता लगा कि आपने ठीक है। अच्छा, अब इसी को आप थोड़ा अपडेट करेंगे। पहले आपने क्लैप किया था, अब आप ऐसे क्लैप करेंगे। कुछ पता महसूस हुआ? अब आप
3 फिंगर्स के साथ ट्रैक करें, अब 4 फिंगर्स के साथ ट्रैक करें, और अब आप पूरे हैंड पे ट्रैक करें। याद गई सारी पॉइंट याद गई, थैंक यू वेरी मच। जो एक और भाई थे जिनका मैं नहीं पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा, वो भी जाग गए, नाइस। तो अब चूंकि सब जाग गए हैं तो अब हम काम की बात कर लेते हैं। सो दिस वाज द प्रोजेक्ट वी पिच टू HEC, और HEC ने इसको बड़ा सराहा और हम इस पे काम कर रहे हैं। वो जो भी फरहान साहब ने बताया कि $35,000, वेल दैट्स नॉट समथिंग आई शुड बी प्राउड ऑफ और आई शुड ब्रैग अबाउट। वो मेन चीज़ नहीं है, मेन चीज़ ये है कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। तो printable.pk एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जिसमें हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी लोग प्रिंटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अब प्रिंटिंग इंडस्ट्री में वो कुछ सर्विसेज दे रहे होंगे, कुछ लोग डिज़ाइनर्स होंगे, क्योंकि डिज़ाइनर के बगैर तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री नहीं चल सकती ना। कुछ लोग थर्ड पार्टी एजेंसीज होंगे। ऐसा होता है ना कि आप एक एजेंसी बना रहे हो और आप कहें कि जी आपका सारा प्रिंटिंग का काम मैं करवा दूंगा, खुद आपके पास प्रिंटिंग की एक भी मशीन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ से ऑर्डर बुकिंग करेंगे, डिज़ाइनर से डिज़ाइन बनवाएंगे और जाके मार्केट से काम करवा के पैकेज करके क्वालिटी इंश्योरेंस करके आपको काम डिलीवर कर देंगे। तो यू कुड बी एन एजेंसी, यू कुड बी अ डिज़ाइनर, यू कुड बी प्रिंटर इटसेल्फ जिसने वो एक्चुअली काम करना है, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरर है, या आप प्रिंटिंग इंडस्ट्री के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, आप प्रिंट टेबल से रिलेटेड हो सकते हैं। तो वो स्टफ जिस पे प्रिंट होना है, दैट कुड बी अ मग, दैट कुड बी अ टी-शर्ट, दैट कुड बी योर फ्लेक्स मटेरियल, दैट कुड बी योर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। आजकल इस पर काफ़ी बात हो रही है। आजकल जो नए नए शादी कार्ड आ रहे हैं ना, उस तरह से आ रहे हैं कि शादी हो जाने के बाद उस कार्ड को आप फाड़ के ज़मीन में दफना दे तो उससे पौधा निकल आता है। तो ये मटेरियल कहीं से आएगा ना, या तो इम्पोर्ट होगा या पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होगा। तो दिस पर्सन इज अगेन पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। सो व्हाट वी हैव डन, हमने इन सब लोगों के लिए एक ऑनलाइन सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जहाँ पे ये सब लोग आएंगे, अपनी छोटी छोटी दुकान लगाएंगे, और वो लोग जिनको ये सर्विसेज चाहिए हैं उनके पास एक सिंगल स्टॉप सोल्यूशन आएगा कि यार प्रिंटिंग करवानी है, जस्ट गो टू printable.pk। आपको अंडर वन रूफ हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। आपको अगर एक सिंगल मग प्रिंट कराना है अपने बेबी के लिए या अपने लिए, समटाइम बंदा अपना बेबी को भी होता है, अपने आप से भी अच्छी अच्छी बात है, या वो एक और वाला बेबी भी होता है, वो उसकी बात नहीं कर रहा। तो आपको एक सिंगल मग प्रिंट कराना है, या आप एक कंपनी के CEO हैं और आपकी कंपनी में 15,000 लोग काम करते हैं, आपको उन सबके बिजनेस कार्ड्स प्रिंट करवानी है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, बल्क भी और सिंगल आइटम भी। All you need to do, just go to printable.pk और install over mobile app, place your order, that order will be at your doorstep. बात करें, it depends. अच्छा, इसके लिए ना दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आई गेट बैक टू यू। पहले मैं इनका क्वेश्चन लेंगे क्योंकि आपका क्वेश्चन थोड़ा तफसील तलब है इसका जवाब। यही काम मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर जो चीज़ें आपने बताई, ये सारी चीज़ें मैं भी एक मैसेज के ऊपर कर रहा हूँ। आप एजेंसी हैं, हाँ, एजेंसी का मैंने पहले बताया ना कि आप भी एक एजेंसी बना सकते हैं कि आप ऑर्डर ले लें और मल्टीपल जगह से काम करवा के उसका डब्बा बना के deliver करें। लेकिन मेरे पास सेटअप भी है, मेरा ही सेटअप है और मेरा ही पेज है। ठीक है, मुझे एक मैसेज आता है और अगले दिन वो चीज़ उनको पहुँच जाती है। ठीक है। आप कहाँ कहाँ डिलीवर कर सकते हैं? मैं पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर सकते हैं। आप ऑर्डर कहाँ कहाँ से आते हैं? मोस्टली मैं कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और Metro city से। गुजरांवाला, ठीक है, मतलब 5-7 हैं जो प्रोमिनेंट हैं। ठीक है। अच्छा, इनका बड़ा अच्छा सवाल है और ये बड़ा ना नॉर्मल कन्फ्यूजन है हमारे यहाँ के। मैं भी ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप एक्चुअली ये काम नहीं कर रहे, ये आपको मुझे समझाना है कि आप ये काम कैसे नहीं कर रहे। मार्केट प्लेस इज डिफरेंट। अगर एक बंदा है, उसका एक स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है, वहाँ पे जाके मैं कोट खरीद सकता हूँ, तो वो बंदा अगर दराज को ये कहे कि यार मैं भी ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ, उसके ऑनलाइन सेल करने में और दराज के ऑनलाइन सेल करने में ज़मीन आसमान का फर्क है। दराज पे क्या हो रहा है कि हर बंदा आके अपनी शॉप बना रहा है, दराज की अपनी कोई शॉप नहीं है। लोग वहाँ आ रहे हैं, अपनी शॉप्स बना रहे हैं और चीज़ें बेच रहे हैं, दराज सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है। सो दैट्स अ मार्केट प्लेस। जो आप कर रहे हैं दैट्स एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। फर्क समझ आ रहा है? तो आप क्या करते हैं, आपके पास लेट्स सपोज एक क्लाइंट है, एक यूनिट है जिससे आप प्रिंटिंग करते हैं, और एक आपके पास लॉजिस्टिक्स का यूनिट है, दैट्स इट। हमारे पास आप जैसे 10,000 लोग हैं। अच्छा, सो दैट्स द डिफरेंस। वही मैं आपको दराज की एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि दराज एक मार्केट प्लेस है, दराज खुद सेलर नहीं है, दराज के पास थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स हैं। तो हमारे पास इस तरह के लोग जो ये प्रिंटिंग का काम करते हैं या जो एजेंसीज रन कर रहे हैं, हमारे पास ये लोग हैं।
और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हैं। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर हमारे पास HEC को काम करवाना है तो HEC को हम लाहौर से काम करवा के नहीं भेजेंगे, HEC को इस्लामाबाद के वेंडर से काम करवा के वहाँ से फॉरन डिलीवर कर देंगे। प्रॉक्सिमिटी का फिल्टर, रेट्स का फिल्टर, क्वालिटी का फिल्टर। अब मैं अमीर इंसान हूँ भाई, मुझे अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए बिजनेस कार्ड बनवाने हैं, मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। आप मुझे कोटेशन देते हैं कि हमें साथ 10,000 कार्ड जो है ना वो 10,000 रुपये के प्रिंट हो जाएंगे, ₹1 का एक कार्ड। मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे क्वालिटी का कार्ड चाहिए। 50,000 ले लो लेकिन मुझे क्वालिटी का कार्ड चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस बंदे को ऑर्डर प्लेस करूँगा जिसकी रेटिंग 5 स्टार है, ठीक है। तो आपके प्लेटफॉर्म पे, आपके इंस्टाग्राम पे, आपकी वेबसाइट पे, आपके व्हाट्सएप पे जब मैं आऊँगा तो वहाँ तो सिर्फ आप ही हो, मेरे पास कंपैरिजन करने के लिए नहीं कुछ नहीं है। मार्केट प्लेस गिव्स यू दिस फीचर, आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, प्रॉक्सिमिटी यानी लोकेशन भी चेक कर सकते हो, आप उसकी पास्ट हिस्ट्री देख सकते हो कि इसने जो पहले ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं उस पर इसको क्या फीडबैक मिला। तो मार्केट प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम अ सिंपल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। यहाँ तक मेरे साथ हैं, ठीक है। दूसरा जो आपका सवाल था उसके लिए ना वी आर वर्किंग ऑन अदर प्रोजेक्ट, और आप थोड़ा सा मुझे डेविएट कर रहे हैं मेरे एक्चुअल टॉपिक से। वी आर डूइंग, ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन इट। एंड मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ऑल्दो हम लाइव जा रहे हैं, इस तरह की बातें लाइव नहीं बतानी चाहिए, दैट्स फॉर बिजनेस सीक्रेट, बट चलें थोड़ा सा कोडेड अल्फाज में बता देता हूँ कि समझ आएगी और ना भी नहीं कोई बात नहीं, मुल्क के लिए कर रहे हैं तो मुल्क के अगर 2-4 लोग सुन के कॉपी भी कर लेंगे तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। वैसे पाकिस्तान में फैशन का तो कोई कॉन्सेप्ट बताते हैं कोई मसला नहीं। अच्छा जी, वी आर वर्किंग ऑन अ मॉडल। आप लोगों ने वेंडिंग मशीन का नाम सुना? वेंडिंग मशीन क्या होता है? डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इंस्टॉल है, आपने चिप्स खरीदनी है, बिस्किट खरीदना, आप जाते हैं वहाँ कोई बंदा नहीं खड़ा होता, आप उसमें पैसे डालते हैं और वो चीज़ नीचे गिर जाती है, आप हाथ से। So we are introducing vending machines in printing industry first time ever in Pakistan, ठीक है। तो ये आपके वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन। आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप रात को 11 बजे स्कूल से असाइनमेंट करके सबमिट कर दें, आप सुबह यूनिवर्सिटी पहुँचेंगी, प्रिंट वहाँ पड़े होंगे, आपने जाके लॉगिन करना है और अपने प्रिंट खा लेने। और नॉट ओनली पेपर प्रिंट्स, आपको अगर सुबह 11 बजे रेस में भागना है और स्पोर्ट्स वीक हो रहा है, आजकल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स वीक हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, खिलाते हैं बच्चों को सर आप लोग? अच्छा नहीं, ये साउंड बड़ा मजे का था, खिलाते हैं, दोनों हो सकते हैं ना, खिलाते हैं और खिलाते हैं। तो अगर आपका स्पोर्ट्स वीक है, आपको वो टी-शर्ट पहन के सुबह 11 बजे रेस में भागना है, तो आप रात को वहाँ पर ऑर्डर प्लेस करें, सुबह 11 बजे शर्ट आपको वेंडिंग मशीन से मिल जाएगी। सो वी आर वर्किंग ऑन इट, बट इट विल टेक सम टाइम, दैट्स द फ्यूचर प्लान। ओके फाइन। अच्छा, अभी मैंने ये आपको ये पूरी बात समझाई, इसमें अगर टाइम आप मेजर करें कितना टाइम लगा? कुछ ही घंटे नहीं, ये सिर्फ वेंडिंग मशीन वाली 1 मिनट। मैंने बेसिकली पिच किया आपको और आप कन्विंस हो गई हैं, ठीक है। आप अगर मालदार होती ना तो आपने इस आइडिया में अभी तक 1-2 करोड़ लगा देने थे, बिकॉज दैट्स द प्रॉब्लम। आप देखिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें ना, होते तो अपनी आइडिया में लगा देते, होते तो लगा देते, तो जिनके पास होते हैं वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें कि क्या आप वाकई को प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या आपने प्रॉब्लम क्रिएट की है। जैसे अभी फरहान साहब आपकी पिच के बाद आपको फीडबैक दे रहे थे, आई यूज्ड टू गो टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, आई स्टिल गो। तो डिफरेंट पिचेस सुनने के बाद जब मैंने फीडबैक देना होता है तो मुझे आजकल जिस तरह के स्टार्टअप से पिच हो रहे हैं ना, मुझे लगता है प्रॉब्लम क्रिएट किया गया, प्रॉब्लम है नहीं, एक नया प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है और लोगों को कन्विंस किया जा रहा है कि चूंकि मुझे लगता है ये प्रॉब्लम है तो आप मेरी बात मानो, ठीक है। एक्चुअल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, उसका सोल्यूशन दें, आपको लोगों को कन्विंस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसकी दूसरी रख पे जब आप हाथ रखेंगे ना तो खुद कहेगा हाँ भाई ये मसला है, ठीक है जी। तो जब आप HEC में बैठ के, HEC का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, क्यों? HEC पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम कर रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट सोसाइटीज़ होती हैं, यहाँ पे भी हैं, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी में होती हैं। और स्टूडेंट सोसाइटीज़ का एक बड़ा मेन मसला ये होता है कि जी वो स्पोर्ट्स वीक आ गया, फेयरवेल वीक आ गया, वो थीम डे आ गया, जी को भी आप लोगों ने वो चश्के बनाए होते हैं, तो उसमें हमको क्या चाहिए होता है कि सारी क्लास ने एक जैसी टी-शर्ट्स पहननी है, सारी क्लास ने कोई थीम फॉलो करना है, कोई जनाब हमें क्लास में भी फ्लैक्स टेस्ट चाहिए, प्रेजेंटेशन है, फ्लैक्स प्रेजेंटेशन होती है, रिसर्चर्स अक्सर देते हैं उसको, पोस्टर प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और उस टाइम सबसे बड़ा मसला क्या होता है? बन नहीं रहा होता,
और उससे बड़ा मसला आप इसको सोसाइटी हेड बैठा है यहाँ पे किसी भी सोसाइटी में, तो मेंबर हेड माशाल्लाह 2 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, वेरी नाइस। आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम आता है, आपके जो भी फैकल्टी एडवाइजर हैं आप उन्हें कहते हैं ठीक है मैडम सर हम करवा लेंगे, वो कहते हैं नहीं पहले 2 कोटेशनें लेके आओ, फिर उन 2 कोटेशनों में से जो कम वाली है उससे हम काम करवाएंगे। होता है ना ऐसा? 10 शॉप पे जाना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है? 10 शॉप्स पे जाके 2 कोटेशंस लेके उनमें से एक सेलेक्ट करनी पड़ती है। वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, यू जस्ट ओपन योर लैपटॉप और योर मोबाइल एंड यू आर डन। ठीक है जी। फिर क्या होता है, अगर मैं फरहान साहब का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करूँ, जितने एग्जेक्टिव हैं, सर आप बात भी कंटिन्यू करें कोई बात नहीं, आप सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जितने एग्जेक्टिव्स हैं उनका प्रॉब्लम क्या है कि उनको कोटेशन भी चाहिए होती है, और उनको कोटेशन ऐसी जगह से चाहिए होती है जो टैक्स फाइलर और ये सारे फाइल ज़वाबित भी फॉलो करता हो। वी डू दिस, यू गो टू रॉयल पार्क और व्हाटएवर प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो भी आपकी है, वहाँ पे आपको 99.99% वेंडर वो मिलेगा जो आपको पक्का बिल नहीं देगा। हमने आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब आपने यूनिवर्सिटी के खातों में जो बिल लगाने हैं या जो भी आपने आगे अपना कोई ऑडिट करवाना है, कुछ भी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो एक्चुअल प्रॉब्लम पकड़ें, एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करें, आपको ज़्यादा बनावट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई वॉज सपोज टू टेल यू गाइज अबाउट द बनावट सॉर्ट ऑफ थिंग्स कि नहीं जी आपने कोई भी आइडिया अच्छे से कैसे पिच करना है। मैं उससे पहले आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई आइडिया सही कर लो। जब आइडिया अच्छा होगा ना तो बहुत ज़्यादा आपको बनावट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बड़ा अच्छा शेर है, मेरा थोड़ा सा लिटरेरी टेस्ट भी है, तो वो ये है कि तेरी दुआ है वो तेरी आरज़ू पूरी, तेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए। ठीक है जी। तो आप लोग ये चाह रहे हैं कि आपके दिमाग में जो भी कोई आइडिया है वो आप पिच करें और आप सक्सेसफुल हो जाएं। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ इससे पहले आइडिया ठीक कर लें, कोई एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करें। क्यों? फील द बर्डन। ये आप लोग इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, मैंने आपको शुरू में बताया कि जी ओनली a few % ऑफ आवर यूथ इज ग्रेजुएटेड। फील द बर्डन। आप लोगों को बाकी 96 का बोझ भी उठाना है। आपको सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना, आपको बाकी 96 के लिए भी करना है। और अगर आप लोग उस तरह के आइडियाज़ पे काम करेंगे जिनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, एक दफ़ा पिच किया, एक जगह इनक्यूबेट हुए, फरहान साहब के साथ मेरी डिस्कशन रही, हमारे यहाँ स्टार्टअप्स में एक मसला है, डायलेमा है कि जनाब एक दफ़ा एक जगह इनक्यूबेट हुए, फिर दूसरी जगह इनक्यूबेट हुए, फिर तीसरी जगह इनक्यूबेट हुए, चौथी जगह इनक्यूबेट हुए और 5वीं दफ़ा स्टार्टअप। बस 1 साल इंजॉय किया डिफरेंट जगह पे। पीछे की स्लाइड है ही है बस। मैं वही देख रहा हूँ कि ये करने का काम भी ले रहा। अच्छा ये तो मिलती का अच्छा है। चलो मतलब आई डोंट नीड इट। ये तो बेसिकली आपको दिखाना था कि दैट इज द विनिंग प्रेजेंटेशन। देखी हुई है पहले? अच्छा देखनी है तो वो इसी में कुछ करेंगे। जी जी ये सबसे रिलेटेड कि इसका जो फॉर्म है एक्चुअली मैंने अप्लाई किया था, करना था, तो उसमें पहले ऑप्शन आती है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है। तो अब मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी कंपनी में अपनी रजिस्टर करवा लेती हूँ, मुझे ISF नहीं मिलता, ये कुछ नहीं लगता, मेरी कंपनी चल भी नहीं रही। एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे इसका टैक्स भी पे करना पड़ रहा है। तो मतलब ये सारी आप क्या? जी जी मैं समझता हूँ आपका क्वेश्चन। सबको आवाज़ आई है इनकी? इनका क्वेश्चन क्या था? आप लोगों को समझ आई है क्या कह रहे हो? क्या समझे? नहीं है। अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे कंपनी रजिस्टर करवा भी देती हैं और उनको ISF भी नहीं मिलता, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर तो टैक्स भी पे करना पड़ेगा, एडिशनल चार्जेस भी। तो इसका कोई तरीका ठीक। सबको समझ आ गया क्वेश्चन? या मैं दोबारा ऊंचा सा बोलती हूँ आगे? अच्छा इसका पहले तो एक आसान वाला जवाब, फिर प्रॉपर वाला जवाब। आसान वाला जवाब ये होता है टैक्स के साथ ना अक्सर मल्टीपल तरह के टैक्स होते हैं, और उनमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर ज़माना या बदनाम ज़माना टैक्स है दैट इज़ इनकम टैक्स। तो ये मैंने एक मूवी से डायलॉग कॉपी किया है, वो कहते हैं नो इनकम नो टैक्स, नो इनकम टैक्स। ठीक है। तो आपकी कंपनी अगर काम ही नहीं कर रही है, आपको कोई इनकम ही नहीं हो रही, तो आप पे किस बात का टैक्स? तो आपका पहला मिथ तो क्लियर हो गया कि कंपनी खाली पड़ी हो तो कोई टैक्स नहीं होता। टैक्स तभी होता है जब कुछ इनकम आ रही होती है। तो नो इनकम नो टैक्स, नो इनकम
इनकम टैक्स, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आपका ये क्वेश्चन कि जी जस्ट फॉर द सेक ऑफ ISF आप कंपनी रजिस्टर करवाएं, तो ये आप अपने साथ ज्यादती करेंगे, ना करवाएं। ISF अलाउ करता है कि आप विदाउट कंपनी रजिस्ट्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपकी एप्लीकेशन उठा के साइड पे रख देंगे। दे प्रेफर कि अगर आपकी कंपनी है और वो 1-1.5 साल से काम कर रही है, लेकिन ये कोई लाजमी चीज़ नहीं है। अच्छा, और अगर इन केस आप बड़े लॉयल हैं, आपको एंटरप्रेन्योर ही बनना है ज़िंदगी में, आपकी कोई अल्टरनेट चॉइसेस नहीं है, आप एंटरप्रेन्योरशिप को सिर्फ इस तरह नहीं ले रहे कि चलो करके देख लेते हैं। जैसे अक्सर स्टूडेंट सोसाइटीज़ में बच्चे होते हैं ना, तो मैं स्टूडेंट सोसाइटीज़ को ऐड कर रहा हूँ पंजाबी यूनिवर्सिटीज़ में, आई एम द हेड ऑफ द ऑल दैट। तो उसमें मेरे पास बच्चे आते हैं, जी सर मैंने ना प्रेसिडेंट बनना है सोसाइटी का। क्यों बनना है? अच्छा सर, वही बच्चा स्पोर्ट्स सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनने भी गया होगा, वही बच्चा लिटरेरी सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनने भी गया होगा, वही बच्चा इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी बनने गया होगा कि चलो कहीं ना कहीं तो बन जाएगा, हो ही जाएगा, हाँ कहीं ना कहीं मैं एडजस्ट हो जाऊँगा। ये सेम वही माइंडसेट है जहाँ जिसके जरिए बच्चे जब इंजीनियरिंग में या IT में इस तरह की किसी फील्ड में आते हैं ना, उनसे आके पूछा जाता है, हम लोग एस टीचर पूछते हैं बेटा मैकेनिकल में क्यों आए हो? सर बाई चांस, सर 4 जगह अप्लाई किया था, मैकेनिकल में नाम आ गया। बेटा इलेक्ट्रिकल में क्यों आए हो? सर वो उसका मेरिट IAS था, मुझे लगा जरा मज़ा आएगा टॉर बन जाएगी, टोर बन गई। कोई अता पता नहीं है कि इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, क्यों पढ़नी है इलेक्ट्रिकल, जस्ट बस वो मेरा ताया था बेटा पढ़ रहा था तो मैंने कहा मैंने भी करना है। अच्छा जी, इन शॉर्ट इंजीनियरिंग क्यों करनी है? सर वो मेरे स्पाउस है ना, वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर इंजीनियर जरा अच्छा लगेगा। कम ऑन गाइस, तो ये सेम वो बात है कि अगर तो आप कंपनी रजिस्टर करवा देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन, आपको एंटरप्रेन्योर नहीं बनना तो ना करवाएं, उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले 10-15-20 हज़ार लगा के रजिस्टर करवाएंगे, फिर 10-15-20 हज़ार लगा के उसको बाद में करवाएंगे। तो मतलब इसको आप सिंपल वो कंसीडर करें ना कि आपको अगर बैंक में पैसे नहीं रखने तो बैंक अकाउंट ना ओपन करें। किसने कहा आपको बैंक अकाउंट ओपन? I want to add something. जी जी जो SCCP की रजिस्ट्रेशन फी है ना, जी SMC सिंगल मेंबरशिप कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की, उसकी जो फी है वो 1500 रुपये, बिल्कुल ऐसे सिर्फ 1500 which is भी नहीं है। affordable, by the way. ऐसे ठीक है, उससे आपको एक आप सिक्योर कर लेते हो अपनी कंपनी को कि यार ये मेरी कंपनी का मैंने इसको जो है वो रजिस्टर्ड करवाया। लेकिन अगर आपको कंटिन्यू करना है तो करवाएं ना, आपको अगर कंटिन्यू नहीं करना तो 1500 भी क्यों ज़ाया करें? और 1500 तो वो फीस है ना जो आपने SCCP को देनी है, फिर आपको थोड़ा सा टाइम भी आपका लगेगा अप्लाई करने में, और अगर आपको खुद नहीं समझ आ रही है, आप किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं तो वो कंसल्टेंट भी 5-10 हज़ार आराम से मांग लेगा। तो एक काम अगर नहीं करना, कोई लॉजिक नहीं है उसको, अगर आपको ISF में अप्लाई करना है तो उससे पहले जहन बना लें कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे कंपनी रजिस्टर करवानी है, और मुझे उस कंपनी का CEO नहीं बनना जिसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि जी आप कौन है, आप मुझे कहें जी मैं फलानी कंपनी की CEO हूँ। अच्छा जी कितने लोग हैं? आप आगे से मैं हूँ और मेरे साथ भी। ऐसी कंपनी बनानी है तो उसका कोई फायदा नहीं। हाँ नहीं आया बड़ी जोर से, कंपनी नहीं है ना, तो सिंगल मेंबर आप ही हैं, आप हैं और आपके साथ आप हैं। तो अगर 1500 ज़ाया करना है तो तरीके से करें ना, फिर वाकई उस पर काम करें। माशाल्लाह जैसे इन्होंने बताया कि इज डूइंग गुड, तो अब ये जिस फेज पे हैं इनको कंपनी रजिस्टर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक कंसिडरेबल ग्रोथ पोर्शन में है, बट इनका बेहद वापस मुड़ने का कोई इरादा नहीं। तो यू शुड गेट रजिस्टर्ड योर कंपनी। तो इस तरह का अगर कुछ है आपका कि आपको ये काम करना है और वाकईतन आपको ये काम करना है तो फिर तो करें। अगर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ISF की रिक्वायरमेंट है, फिर उसका कोई फायदा नहीं। अच्छा चलिए जो टाइम हमारे पास काम है, हम जल्दी से प्रिंटेबल की प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद एक और प्रेजेंटेशन भी मैं चाह रहा हूँ आप लोग देखें, वो भी बिलिंग प्रेजेंटेशन है। दैट वाज द प्रेजेंटेशन जो हमने अमेरिकन एम्बेसी और टाई और बाकी इदारों के साथ विन किया था ये सारे प्रोजेक्ट। तो जल्दी हम इसको कवर करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है बैक पे? नहीं चल। अच्छा जी ये टाइटल स्लाइड है बड़ी सिंपल सी। अच्छा इसमें टैग लाइन बड़ी ज़रूरी होती है। अच्छा जी योर प्रिंटिंग कंपेनियन, तो दिस इज आवर टैग लाइन। आप शुरू में ही बता रहे हो कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, और क्या आप ये प्रोजेक्ट स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट कर रहे हो कि नहीं बस मैं इसका फाउंडर हूँ और मैं कर रहा हूँ, या ये प्रोजेक्ट किसी कंपनी का प्रोजेक्ट है। तो आपको बड़े वाज़ेह अल्फाज में हम बता रहे हैं कि आप प्रोजेक्ट ऑफ शालिनी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये HEC को भी क्लियर है, ये आपको भी क्लियर होना चाहिए कि printable.pk कोई स्टैंड अलोन कंपनी नहीं है, ये एक कंपनी का पार्ट है, उसका
आप क्या कह सकते हैं, सब्सिडरी है। सब्सिडरी एक होती है जिसमें 90% शेयर्स पेरेंट कंपनी के पास होते हैं, 50% सॉरी, और बाकी वो अपने डिसीजंस में खुद मुख्तार होता है। फाइन, अच्छा जी, ये फिर चलने से इनकार करेंगे। ओके, तो अब क्विक ओवरव्यू, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी फरहान साहब ने जैसे बात की ना कि आप लोगों को 3 मिनट के अंदर पिच करना है, तो मुझे नहीं पता कि एकदम से किस टाइम पे जज मुझे कह देगा स्टॉप, तो मुझे मेक श्योर करना है कि मैं पहले 3 मिनट में सारा मसाला बता दूं, और जो फिलर्स हैं ना, जैसे वो होता है ना जब प्लस्तर होता है तो एंड पे फिलर्स होते हैं, छोटे मोटे चीज़ें रह जाती हैं, वो मैं एंड पे करूँ, बजाय कि मैं सारी ब्यूटिफिकेशन की चीज़ें और कॉस्मेटिक्स की चीज़ें पहले बता दूं और एक्चुअल फिलर्स रह जाए। अभी मुझे पता था मेरे पास एम्पल टाइम है, आधे घंटे से भी ज़्यादा, मुझे कोई नहीं रोकेगा यहाँ पे, मैं बात करता भी रहूँगा तो कोई मसला नहीं है, तो मैंने पहले सारा कॉस्मेटिक्स की है, आप लोगों के टेंशन ग्रैब किया सारा, और काम की बातें मैं एंड पे कर रहा हूँ। ये हरकत आपने नहीं करनी है, आपने टोटली इसके ऑपोजिट करना है कि काम की बात पहले 1-2 मिनट में कर देनी है। क्यों? क्योंकि 3 मिनट आपको टोटल मिलने हैं और उसमें लॉजिस्टिक्स के इशू भी आने हैं, कभी आपका ये पॉइंटर नहीं चलना, कभी आपका लैपटॉप नहीं चलना, कभी इंटरनेट नहीं चलना, कभी प्रोजेक्टर में मसले करने हैं, ये सब होना है। आइए सबके केस आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। देखें, अच्छे की उम्मीद रखें और बुरे के लिए तैयार रहें। ये तो लाइफ का बड़ा सिंपल सा है, इसका एंटरप्रेन्योरशिप से कोई खास ताल्लुक नहीं है। वैसे भी जिंदगी में अच्छे की उम्मीद रखें और बुरे के लिए तैयार रहें। अच्छा, तो आपकी जो पहली 2-3 स्लाइड्स हैं ना, उसमें आपको कोशिश करनी है कि आप सारी बात बता दें, ताकि अगर उसके बाद कोई इंटरप्शन आ भी जाए तो कोई बात नहीं, कॉस्मेटिक्स रह जाएंगे, वो आप क्वेश्चन आंसर में भी कवर कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने पिच टू ISF तो 15 लोगों ने पिच करना था, और लकीली या अनलकीली सबसे पहले पिच मेरी ही थी। तो वो जितने मसले आते हैं ना कि प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, सारे मसले हमारी पिच में आए थे, और 5 मिनट में से तकरीबन हमने 2 मिनट सिर्फ काम की बात की थी, बाकी 3 मिनट ये वाले मसले चलते रहे थे। कभी प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, कभी पॉइंटर नहीं चल रहा, कभी LCD बंद हो गया, कभी लैपटॉप बंद हो गया, और वहाँ सामने पूरे जो है वो वर्ल्ड बैंक के और इधर उधर के इंटरनेशनल लोग बैठे हैं, वो परेशान हो रहे हैं कि इस मुल्क में वो क्या है। ये होगा, ये आपके साथ भी होगा, ये तो सर, तो ये एथिकली काउंट तो नहीं होगा, एथिकली काउंट नहीं होना चाहिए, लेकिन एथिक्स में और रियलिटी में मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे भी अगर ये मसले हैं फिर तो अल्लाह ही जाए। लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि आप 2 मिनट में भी कवर कर जाए। ठीक है जी, अच्छा, तो कोशिश करेंगे शुरू में मेन बात कवर, एग्जैक्ट वही है, कोई एक डॉट भी चेंज नहीं किया बाद में। ऑब्वियसली जो हम इन्वेस्टर्स को पिच कर रहे हैं वो ये नहीं है, और वो आई शेयर इन सम अदर सेशन, अगर मुझे कभी जिंदगी में मौका मिला यूट्यूब दोबारा आने का तो अच्छा जी, मिलते रहेंगे, आपको मजबूरन आना पड़ेगा। अच्छा, हम आगे जाएंगे। तो अबाउट द प्रोजेक्ट, दिस इज अ कम्प्रिहेंसिव डिजाइन एंड प्रिंट मार्केट प्लेस। तो आपने तकरीबन 4 लफ्जों में पूरी कहानी बता दी, आपको कोई ज़्यादा अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उर्दू बोलने की ज़रूरत नहीं है। कम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन एंड प्रिंट मार्केट प्लेस, और ऑब्वियसली वहाँ जो आपके ऑडियंस है उसको पता है मार्केट प्लेस क्या होता है, यहाँ मुझे थोड़ा समझाना पड़ा है, लेकिन उनको पता है। और डिज़ाइन एंड प्रिंट दोनों एस्पेक्ट हम कवर कर रहे हैं, वो चीज़ भी एक्सप्लेन कर दी। कम्प्रिहेंसिव का वर्ड सिर्फ ज़रा फ्लेवर डालने के लिए लगाया है, थोड़ा सा मसाला डालने के लिए, कि कम्प्रिहेंसिव है भाई, हमने कोई एस्पेक्ट छोड़ा नहीं, हम सारे एस्पेक्ट्स कवर कर रहे हैं। अभी मैं आपको आगे अभी जब चीज़ें बताऊंगा तो इंशाल्लाह वाकई मान जाएंगे कि कम्प्रिहेंसिव है। ठीक है जी। सेकंड चीज़ क्या है कि अभी जैसे एक स्टार्टअप पिच कर रहा था कि आप जिस मार्केट में हैं उस मार्केट का टोटल साइज़ क्या है, टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, और उसमें से आपका शेयर क्या है। हो सकता है आप जिस मार्केट में हैं वो बहुत बड़ी मार्केट हो, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री हो, लेकिन उसमें आपका शेयर 0.00001% हो, क्वाइट पॉसिबल। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस मार्केट में वो सिर्फ $1 बिलियन की मार्केट है, लेकिन उस $1 बिलियन का 90% आप ही है। तो ये चॉइस आपकी है कि आपको ब्लू ओशन में जाना है। ब्लू ओशन इस लाइफ के वहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, आपने कोई नई मार्केट क्रिएट की है और आप वहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं, या आपको रेड ओशन में जाना है, लड़ाइयाँ करके मुक्के टुके मार के अपना हिस्सा लेना है। और इट डिपेंड्स, आप अगर ज़रा जंगजू तबीयत के बंदे हैं तो आपके लिए रेड ओशन बेहतर है। आप अगर ज़रा मेरी तरह स्कूल में रहना पसंद
करते हैं तो ब्लू ओशन में जाएं, क्यों कम्पीट करना है किसी से, कोलैबोरेट करें, सबसे हंसी खुशी में पैसा ज़्यादा किसने दोनों। दोनों समझाती है ना आपको कि $1 बिलियन अगर आपकी मार्केट है और आप उसका 90% है तो भी आप 90% ऑफ 1 बिलियन पे खड़े हैं, और अगर आप $1 ट्रिलियन मार्केट है और आप उसके 0.1% पे भी खड़े हैं तो भी आप वहीं खड़े, मतलब तो दोनों बातों का सेम ही है। ठीक है जी। तो हमारे केस में जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री की मार्केट है ये 2021 के स्टैट्स हैं कि ये $4.5 बिलियन इसका साइज़ है सिर्फ पाकिस्तान में, और इंटरनेशनली ये तकरीबन $900 बिलियन की मार्केट है। वो आगे आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। प्रॉब्लम क्या है जो आप सॉल्व कर रहे हैं कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री इज़ नॉट वेल कनेक्टेड एंड टेक रेटेड। आपको टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी हमारी इस प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, लोगों को वो सेंस नहीं है और कनेक्ट नहीं है एक दूसरे से। लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन चूँकि एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है, पता नहीं। मेरे पास लेट्स सपोज ऑर्डर है, मुझे 5 लाख मग्स डिलीवर करने हैं। 5 लाख मग्स ऑब्वियसली मैंने पास तो नहीं रखे हुए हैं, 5 लाख मग्स स्टोर करने के लिए तो पूरा केक्स जितना एरिया चाहिए होगा, नहीं है भाई मेरे पास तो इतना एरिया, लेकिन पाकिस्तान में मेरे किसी पार्टनर के पास हो सकता है पड़े। तो अगर हम वेल कनेक्टेड हों तो क्या हम एज नेशन ये ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं? लेकिन हम वेल कनेक्टेड, दैट्स अ प्रॉब्लम एरिया। और उसका सोल्यूशन क्या है कि एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस होनी चाहिए विद वैरायटी ऑफ डिजाइनर्स एंड प्रिंटर्स, जहाँ वैरायटी के लोगों को तो लोग खुद सेलेक्ट कर लें। वैरायटी यही होती है ना हमारे यहाँ माशाल्लाह, कुछ खवातीन भी बैठी हैं, तो जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपका सबसे बड़ा मसला होता है नहीं कुछ और देखो, हमें वैरायटी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि बस ये टी शर्ट और या 5,000 रुपये की लेते हैं, ये गलत चीज़ है। आपको चाहिए होती हैं तो 12-13 चीज़ें, उनमें से एक आपने चूज़ करनी होती है। ये शॉपिंग, हाँ बार्गेनिंग तो मेरा अगला स्टेप है, पहले वैरायटी चाहिए होती है कि इट इज़ नॉट लाइक कि मैं सर्विसेज पे गया हूँ और वहाँ शूज़ का एक ही पेयर पड़ा है और मुझे मजबूर कर दिया कि बस भाई ये खरीद लो, ये तो कोई बात ना होगी। पहले मुझे 4-5 दिखाओ ना, तो उसमें से मैं सिलेक्ट करूँगा। कस्टमर का राइट है, कस्टमर का राइट है, उसको आप वैरायटी दें, लेकिन जो आपकी फिजिकल प्रिंट मार्केट है वो ये वैरायटी ऑफर नहीं करती। वो 2 बातें करती है कि या तो भाई फिर आप ऐसा करें अपना डिज़ाइन दे देंगे, हम वैसा बना देंगे, ठीक है, या जो हमारे पास पड़ा उसमें से। तो वैरायटी वाला कोई ऑप्शन नहीं। बिजनेस मॉडल क्या है? बिजनेस मॉडल आपने अपने पिच डेक में ज़रूर लाज़मी समझाना, क्योंकि अगर मैं इसको भी शॉर्ट करूँ ना कि यार ये 6 पॉइंट्स हैं, इनमें से अगर टाइम कम है आप किसी के एक को एक्सक्लूड करना पड़ जाए तो आप क्या करें, आप अबाउट बताएं, आप प्रॉब्लम बताएं और आप बिजनेस मॉडल बता दें। ये इस तरह से किसी वजह से है कि फिर आप नीचे वाला पूरा पोर्शन फिलहाल के लिए सेट कर दें, वो आप बाद में बता सकते हैं। तो ये आप ये भी सोच रहे होंगे ना कि यार ये 1 के बाद 2 नीचे क्यों चला गया, 1, 2, 3 ऐसे क्यों? नहीं था, किसी वजह से था ऐसा। ठीक है, तो आपका बिजनेस मॉडल आपने ज़रूर बताना है, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता आपका बिजनेस क्या है। हमारे केस में हम क्या करते हैं, हम अपने वेंडर से जो ये ऑर्डर एक्चुअली डिलीवर करता है उससे हम कमीशन चार्ज करते हैं। कमीशन मॉडल है, तो हमने बड़ा साफ लिख दिया कि वी चार्ज ओवर वेंडर अ स्मॉल कमीशन ऑन सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस ओनली। तो आप अगर आते हैं प्रिंट टेबल पे और जैसे आपका कंसर्न था कि सर मैंने कंपनी रजिस्टर करा दी, पूरा साल कुछ नहीं हुआ, खर्चा मुझे पड़ता जा रहा है, तो आप प्रिंट टेबल पे आए, आपने अपना वहाँ पे शॉप ओपन कर लिया, पूरा साल आपकी कोई सेल नहीं हुई, तो आपने प्रिंट टेबल को तो कुछ नहीं देना, सेल ही कोई नहीं। तो ये चेंज है दूसरी मार्केट प्लेसेस से। दूसरी मार्केट प्लेसेस क्या करती हैं, और जिस दिन आप साइन अप करते हैं उस दिन कहते हैं भाई 30,000 रुपये जमा करा दो, तुम्हारा कुछ बिके ना बिके हमें कोई सरोकार नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है सेलर्स का। वो कहते हैं ठीक है अगर बिक रहा है आते हुए में से थोड़े से देने हैं तो हमें नहीं दुखते, लेकिन ये तो ज्यादती है थोड़ी सी कि यार आ भी कुछ नहीं रहा और मैंने फिर भी देने हैं। तो जो तो बड़े सेलर हैं जिनको बहुत ज़्यादा आ रहा होता है वो शायद फिक्स अमाउंट पे सेटल कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मेरी तो इतने लाख की इतने करोड़ की सेल हो जानी है, तो अगर मुझे मंथली 30,000 देना भी पड़ता तो नॉट अ बिग डील। लेकिन जो बेचारा छोटा सेलर है वो क्या करेगा, नहीं दे सकता वो। और अब इस बात को लिंक करें वो PhD वाली बात से, तादाद में कौन ज़्यादा है? छोटा सेलर। छोटा सेलर तादाद में ज़्यादा है, वो जो एलीट क्लास है वो तो 2-4 हज़ार होंगे बस पूरे मुल्क में। बड़े सेलर्स पाकिस्तान में 2-4 हज़ार से ज़्यादा नहीं होंगे, और छोटे सेलर कितने होंगे? लाखों करोड़ होंगे। तो आपको अगर मैसेज को इम्पैक्ट करना है तो क्या करना चाहिए, छोटे सेलर को टारगेट करें और उसको उस तरह का मॉडल दें जो उसके लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है जी, टाइम बच गया तो अपनी टीम के बारे में बता दें।
और उसमें थोड़ी सी अपनी टीम की तारीफें कर लें। वैसे तो एंटरप्रेन्योरशिप में होता ही है, आप सब लोग भी कर रहे हैं, तो एक टाइम आता है अपनी टीम की शक्ल देखने को दिल नहीं कर रहा होता, ठीक है, क्योंकि आप 24 में से 18 घंटे इन लोगों के साथ गुजार रहे होते हैं। तो कभी कभी तो इतना है कि आप जब किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा उससे प्यार हो जाता है और फिर उसका ऑपोजिट हो जाता है कि यार ये शक्ल मैंने इतनी देख ली है, अब क्या मैं इसको देखने को नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे आपने अपनी टीम के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करनी होती हैं। आपने बताना होता है कि जी दे आर क्वालिफाइड, दे आर पैशनेट, दे आर डेडिकेटेड, क्योंकि अगर आप पिच कर रहे हैं और जिसको पिच कर रहे हैं उसको ये पता लगे कि आपकी टीम तो हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा मिलती है, तो वो आपको कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा। तो डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप डेडिकेटेड तो हैं, लेकिन आप उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। लेट्स सपोज आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और बंदे आपने सारे मैकेट्रॉनिक्स से रखे होंगे, बेचारे नहीं कर पाएंगे, उनको इलेक्ट्रिकल की वो वाली सेंस नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मैकेट्रॉनिक्स गाइस, मुझे कोई मसला नहीं है उनसे, लेकिन दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। अच्छा, उससे अगली बात कि पैशनेट भी है या नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही है, डेडिकेटेड भी है, क्या उसको उस काम में पैशन भी है या नहीं है, या वो अलग अलग करे। वो जो एक मूवी आई थी 3 इडियट्स में, वो एक फरहान साहब थे, आपकी बात नहीं हो रही सर, वो कहता है बाबा मैं तो फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, मेरा तो ये पैशन ही नहीं है। तो अगर इस तरह की कोई काली भेड़ आपकी टीम में है तो भाई पहले देख लो, उसको कहो कि भाई तुझे फोटोग्राफर बनना है, आज ही बन जाए, ये ना हो बेची सी पैसे दे दो बाद में हमें फंस गए। ठीक है जी सर जी सर एक ये है कि अगर टीम हुई ना वन मैन आर्मी शो हो फिर अच्छा, उसमें ये है कि फिर आपने इसी चीज़ को ना, इसमें आपने ओवर टीम की बजाय अपनी रेलेवेंस शो करनी है प्रोजेक्ट से, कि मैं रेलेवेंट हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं पैशनेट हूँ और टीम का बिल्ड कर सकूँ, ये आपने ज़रूर बताना है, ठीक है। और उसमें आप जरूरत तो पड़ेगी ना, क्योंकि सिंगल बंदा तो इतना बड़ा स्टार्टअप खुद नहीं चला सकता है। ये आप मेंशन कर लेंगे कि आई एम डूइंग दैट प्रोसेस, आई एम इन कन्वर्सेशन विद 2-3 पीपल और इंशाल्लाह वी कैन बी एबल टू आई विल गेट इट सॉर्टेड। ठीक है, वो अलग बात है कि आपको सॉर्ट करने में 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन उनको आपने यही बताना है कि इंशाल्लाह विल सॉर्ट इट आउट। पर आपने वाकई दिल से बताना है, झूठ नहीं बोल रहे आप, आपने दिल से कोशिश करनी है कि 1-1.5 हफ्ते में आपकी टीम बन जाए, क्योंकि टीम बहुत क्रूशियल है, टीम के बगैर भाई साहब काम नहीं होते। मैं अगर यहाँ बैठते तकलीफ झाड़ रहा हूँ खड़े होकर, मेरी टीम बैक पे काम कर रही है तो मुझे इतना लिबर्टी मिली है कि मैं यहाँ खड़े होकर तकलीफ कर रहा हूँ। अगर मेरा बिजनेस मॉडल इस तरह का हो कि जो मेरी ज़ात पे डिपेंड करता हो, तो मैं कभी भी इस तरह के इन्विटेशन पे यस ना करूँ। क्यों? क्योंकि वही जो फ्रीलांसिंग का आपको आइडिया है ना, वहाँ पर तो आप अपना टाइम बेचते हो, पर आवर रेट होता है कि जनाब मैं ये प्रोग्रामिंग करूँगा मुझे $50 चाहिए, मैं ये कंटेंट लिख लूँगा मुझे $60 चाहिए। If I am doing something like this, why I would give you my 1 hour? मुझे $60 अच्छे नहीं लगते हैं, बट चूँकि टीम है, टीम इज डूइंग देयर स्टफ, हम ओके। तो आपको भी ये काम करने पड़ेंगे कि आप की टीम में जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, अब आप आगे चल के हम इसको डिटेल से देखेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू है, इसके आगे डिटेल आती है। सो अबाउट प्रोजेक्ट, अब आप थोड़ा डिटेल से खुल के बात कर रहे हैं। ओवरव्यू दे दिया आपने पहले, ओवरव्यू में आप सिर्फ बुलेट्स में बात कर रहे थे, 4 लफ्ज़, 5 लफ्ज़, 6 लफ्ज़। अब आप थोड़ा पैराग्राफ वाली साइड पे या डिस्क्रिप्शन वाली साइड पे आ रहे हैं, वही बातें दोबारा। अच्छा जी, we claim that Printer.pk is Pakistan's largest design and print marketplace with a range of quality vendors covering all types of print services and materials. बात ये वही है जो पहले comprehensive के लफ्ज़ में कवर होती थी, लेकिन अब हमने क्या किया, comprehensive का लफ्ज़ निकाल के उसको एक्सप्लेन करके बता दिया। उर्दू में होता था ना, उर्दू के पेपर में एक तलखीस होती थी, एक तशरीह होती थी, तो वो पहले तलखीस थी, ये तशरीह है कि अगर कोई बेचारा मेरे जैसा ज़रा स्लो लर्नर बैठा है, उसको कम्प्रीहेंसिव के वर्ड से समझ नहीं आई, तो ये कहानी सुन के उसको समझ आ गई होगी। कोशिश करें यहाँ पे कोई इन्फोग्राफिक्स टाइप चीज़ यूज़ करें जो आपके प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा खुल के बता दें। हमने नहीं यूज़ किया, और बैड, हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपके केस में अगर आप कर रहे हैं तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि कोई इस तरह का इमेज हो जो इसी चीज़ को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हो। अच्छा जी, अगर आपको लगता है कि मैंने ये जो पिच डेक बनाया है ना, इसी को मैंने यूज़ किया ऐसी जगह पे भी जहाँ मुझे 17 मिनट तक का टाइम भी मिला, 7 मिनट का टाइम मिला, 5 मिनट का टाइम मिला, 3 मिनट का टाइम मिला, तो हमने इसमें इतना कंटेंट रखा है कि अगर 17 मिनट भी बोलना पड़े तो कुछ ना कुछ वो बोलने के लिए। और अगर 17 मिनट नहीं है तो जस्ट स्किप इट, स्लाइड पे आएंगे और इसको स्किप करके आगे चले जाइए। ज़रूरी थोड़ी है कि स्लाइड बनी हुई है तो बोलना भी ज़रूरी ना हो, स्किप कर दें।
तो ये तब के लिए है जब बहुत टाइम है और ऑडियंस बड़े मज़े से आपकी बातें सुन रही है, तो उनको आप थोड़ी सी रेलेवेंस भी क्रिएट कर देते हैं, तो कोटेशन बता देते हैं, किसी महान इंसान की बात बता देते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो हम ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मार्केट प्लेस बिल्ड कर रहे हैं, कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, अब पर्पज़ क्या है? पर्पज़ है टू कीप पीपल अंडर वन रूफ। तो वही ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप अचीव करना चाह रहे हैं, तो हमने ग्लोबलाइजेशन का एक रेलिवेंट कोटेशन यहाँ पे डाल दिया कि ग्लोबलाइजेशन इज सिंपली ओपनिंग द फ्री मार्केट प्लेस टू एनकम्पास द एंटायर वर्ल्ड। एट द मोमेंट वी आर printable.tk, बट वी आर ऑन द वर्ज टू मेक इट इंटरनेशनल, ग्लोबल ट्रांसलेट। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल रेलिवेंट है, और ये पीजे साहब ने बड़ी अच्छी बात की हुई है, और ये हमारे वीएन से रेलिवेंट है। तो इस तरह की आपको अपने वीएन से रेलिवेंट कोई ना कोई बात भी मिल जाएगी, और अगर कहीं पिच करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा टाइम मिल गया गलती से, तो उनको इस तरह की बात अच्छा असर पड़ जाता है। दिस इज क्रूशियल। अच्छा जी, ये मैंने जब जूम सेशन कराया था सर, उसमें भी मैंने इस पर बात की थी, और अच्छा ये ना बड़ा करेजियस डिसीजन था कि अपना पूरा बिजनेस मॉडल प्रेजेंट कर देना। ठीक है, ये चीज़ आपके हक में भी जा सकती है, और हो सकता है आपके हक में ना भी जाए, तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल। मेरे केस में यूँ है कि चूँकि मैं टीचिंग करता हूँ ये सारा कुछ, तो मुझे पता है कि अगर मुझे कंटेंट 5 मिनट में कवर करना है तो मैं बहुत तेज़ कैसे भी बोल सकता हूँ, आराम से बोलना है तो मैं ये कर सकता हूँ। तो आई कैन कवर दिस होल स्लाइड कवरिंग ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ इट इन लाइक 1 मिनट। आई कैन डू इट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, जब हम लोग वहाँ बैठे होते हैं हम इसी तरह की करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है जी। और अगर आपको लगता है कि नहीं आई कैन नॉट डू इट, ये तो बहुत फास्ट हो जाएगा और सामने बैठे बंदे को लगेगा कि ये क्या रोबोटिक वे में बोली जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, डोंट डू इट। जी आप कहते हैं तो कर लेते हैं। तो मार्केट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और मार्केट का मैंने आपको बताया कि आपने मार्केट को 2 हिस्सों में तोड़ना है। अगर तो आपका ब्रांड लोकल है तो पहले लोकल बताएं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है आपके उसमें तो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें आपने अभी किया कुछ नहीं है, तो मुझे बेसिकली फिर ये करना है कि मुझे आपका मॉडल समझना है कि आप क्या करेंगे, किया कुछ नहीं है क्या करेंगे, तो वहाँ तो ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब इसको कर लेते हैं तो फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि आपने भी काम नहीं किया, लेकिन आपको मार्केट साइज तो पता है ना, आप रिसर्च तो थोड़ी बहुत कर रहे हैं। तो आप अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, या हो सकता है आपका कोई आइडिया ऐसा हो जिसकी मार्केट सिर्फ यूटी का और हो, आप यूटी से बाहर काम नहीं कर रहे। कुछ होते हैं इस तरह के स्टार्टअप जैसे फूड डिलीवरी के या कुछ, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में काम करते हैं। तो आपका मार्केट साइज क्या होगा? लोकल मार्केट साइज, जो यूटी के स्टूडेंट्स हैं, जो फैकल्टी है, जो स्टाफ है, इस तरह के जितने सारे BIC सारे इदारे। और फिर अगर आपका कोई ग्लोबल जाने का इरादा है तो ग्लोबल साइज क्या है? लेकिन आई एम मोर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग अबाउट द लोकल मार्केट साइज। ग्लोबल तो आप जाएंगे ना 2 साल बाद 3 साल बाद जब की बात है। देन आप ये बताएं कि कस्टमर सेगमेंट्स क्या क्या हैं। एक तो जो बिजनेस चल रहा है उसको शायद बताने की इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच सुना है कभी रिसर्च में? तो जो बिजनेस कर रहा है वो तो डिडक्ट करेगा ना, उसमें से डिडक्शन मेथड पे जाएगा कि अच्छा हमने इतने सारे काम किए, अच्छा यार मुझे उसको स्लाइड्स पे लिखना है, तो लेट्स सिट डाउन और कुछ 4-5 पॉइंट उसमें से निकालते हैं। लेकिन आप जब बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आप उसको इंडक्टिव अप्रोच से सोच के लिखो। अभी आपको खुद नहीं पता आपके कस्टमर्स कौन है, लेकिन अंदाज़ा तो है ना, गैस तो आप करोगे। तो आपको जो भी लगता है कि आपका कस्टमर सेगमेंट्स हैं मोटे मोटे, वो आप लिस्ट डाउन करें यहाँ पे। उन कस्टमर सेगमेंट्स तक कैसे पहुँचाएंगे अपनी प्रोडक्ट? पहली बात तो प्रोडक्ट है क्या, और फिर व्हीकल क्या है कि किस तरह से उन तक चीज़ पहुँचेगी, उसके बारे में बात करें। रेवेन्यूज़ क्या क्या हैं? ठीक है, अभी आपका बिजनेस नहीं चल रहा, लेकिन कुछ रेवेन्यू स्ट्रीम्स तो आपने सोची होंगी ना, पैसे कहाँ से आएंगे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग पैसे कहाँ से आएंगे बहुत ज़रूरी बात है। मैं अक्सर ये जगह बोल देता होता हूँ बात कि इवन मस्जिद है ना, मस्जिद अल्लाह का घर है, लेकिन मस्जिद के नीचे भी ना 4-5 किराए की दुकानें होती हैं, उनका किराया आता है तो मस्जिद के खर्चे चलते हैं। तो थिंकिंग अबाउट इट के पैसे कहाँ से आएंगे ना, ये बहुत ज़रूरी है सस्टेनेबिलिटी के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ बस जी हम ये स्टार्टअप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस दिल कर रहा है तो नहीं
चलेगा, 1 महीना चलेगा, 2 महीने चलेगा, तीसरे महीने को कांग्रेस में लड़ाई होगी, चौथे महीने कोर्ट में केस होगा, 5वें महीने बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, क्रिकेट मैच की अगर आप एग्जांपल लें ना, तो जब टीम मैच जीत जाती है ना, तो कोई ये नहीं कहता कि मेरी वजह से जीती है, मेरी वजह से जीती है। सारे कहते हैं हाँ बॉयज प्लेड वेरी वेल, वो है ना मेरे कप्तान साहब कहते हैं बॉयज प्लेड वेरी वेल। लेकिन अगर कभी टीम हार जाती है, फिर हर कोई फिंगर पॉइंटिंग करता है, इसने गंदा ओवर कराया था, इसने छक्के खाए थे, इसने एक ओवर में 6 छक्के। तो अगर आप सस्टेनेबल हैं, आपको रेवेन्यू आ रहा है, पैसे शैसे आ रहे हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपकी टीम में 100 खामियां भी होंगी ना, आप चलते रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आप वीक हैं, इसीलिए दिस इज एट द सेंटर ऑफ स्टेज। ये अगर आप इसको देखें तो ये सेंटर ऑफ स्टेज है, इधर उधर अटेंशन अगर डाइवर्ट हो भी रही है, इससे नजरें नहीं हटती। दिस इज वेरी क्रूशियल। हमारे केस में मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। अब इस चीज़ को भी जजेस 2 नज़र से देखते हैं। कुछ जजेस वो होते हैं, वो सिंगल रेवेन्यू स्ट्रीम वाले स्टार्टअप को अच्छा समझते हैं, क्योंकि उसमें कम्प्लेक्सिटी कम होती है कि बस एक ही जगह से पैसे आएंगे, वहीं पे मैनेज करना है, जो भी सिक्योरिटी पॉइंट चेक लगाने हैं वो भी सिर्फ वहीं लगाने हैं। अकाउंटेंट की ज़िंदगी भी काफ़ी आसान रहती है, उसको पता है बस एक ही जगह से एक ही स्ट्रीम है। लेकिन कुछ जजेस जो ज़रा थोड़े वेंचर कैपिटलिस्ट टाइप माइंड सेट के होते हैं, वो पसंद करते हैं कि मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स हों, ताकि अगर खुदा ना खास्ता एक फेल भी हो जाए तो आपको एटलीस्ट दूसरी जगह से पैसे आते हैं। आपको एज एन एंटरप्रेन्योर क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस रेवेन्यू स्ट्रीम से आपको क्या परसेंटेज मिल रही है। ये किसी किताब में नहीं लिखा होगा कि इन सबसे आपको इक्वली पैसे आएंगे। हो सकता है किसी से आपको 1 लाख आ रहा हो, किसी से सिर्फ 5,000 आ रहा हो, किसी से सिर्फ 10 रुपये आ रहे हो, लेकिन इज्जत आपने 10 रुपये वाले को भी देनी है। क्योंकि जब 5 लाख वाला फेल होगा तो उस टाइम 10 रुपये वाला आपको हेल्प करेगा। देन आपने ये सारे जो काम करने हैं, इसके लिए आपको रिसोर्सेज क्या चाहिए? टीम चाहिए है, प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई डेटाबेस चाहिए, क्या चाहिए, कि क्या बिल्ड कर रहे हैं आप, वो आप बताएं। एक्सपेंस कहाँ लगेंगे? पैसे, ये एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया ना, कि पैसे आएंगे कहाँ से और पैसे लगेंगे कहाँ पे। तो हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो हमने लिस्ट आउट किए हुए हैं। अच्छा जी, आप प्रमोशन और सेल कैसे करेंगे? फ्यू जजेस आर इंटरेस्टेड इन दिस, नॉट एवरीवन। वो आप बता दें। आपके कंपेटिटर्स कौन है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता, और मैं आपको मजे की बात बताऊँ, आप कोई भी आइडिया पिच कर रहे होते हैं ना, खासतौर पे आई सर के केस में 20-25 जजेस का पैनल बैठा होता है, और आपका आइडिया उनमें से कोई ना कोई ऑलरेडी कर रहा होता है, तो आपके कंपेटिटर जजेस में बैठे होते हैं। इसमें थोड़ा सा अगर ये बता दें जो जजेस हैं, क्योंकि यहाँ हर तरह के आइडियाज़ थे, कुछ बहुत टेक्निकल थे, कुछ अभी हैं जो बिज़नेस ओरिएंटेड है, कुछ फूड में है, तो कुछ NFTs में है, तो हर एक को लग रहा है कि यार हमारा आइडिया शायद जजेस समझ पाए ना समझ पाए। तो हर फील्ड से जजेस होते हैं, 20-25 तो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें तो मेरे ख्याल में तमाम वैरायटी दस्तयाब होगी। लेकिन जनरली हाउ इट वर्क्स, और सवालात क्यों क्वेश्चन आंसर राउंड कितनी देर का होता था? क्वेश्चन आंसर राउंड आपका 5 मिनट का होता है, और जनरली ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि जब आप पिच कर रहे हैं तो आपको तो रेड फ्लैग दिखा देते हैं कि 5 मिनट हो गए, उनको नहीं दिखा सकते, कोई रिस्पेक्ट एलिमेंट आ जाता है। तो लाइक इन आवर केस जब हम थे ISF में, नॉट विद प्रिंटेबल लेकिन अदर स्टार्टअप्स के साथ, 5 मिनट तो जज साहब सवाल ही करते रहते थे। वो अपना सवाल ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि शुरू वाली जो पिचेस होती हैं वो ज़्यादा रगड़ी जाती है। पहली थी, फर्स्ट वाली मेरी थी, ठीक है जी। तो अच्छा, जजेस में ये चीज़ होती है कि तकरीबन 30 के करीब का पैनल होता है टोटल, लेकिन वो शफल हो रहा होता है। आप जब पिच करेंगे तो वहाँ 30 लोग नहीं बैठे होंगे, वहाँ उनमें से 20 बैठे होंगे। 20 भी वैसे काफ़ी बड़ा काउंट है, तो 20 लोग यानी कि 40 आंखें जब आपको ऐसे करके घूर के देख रही होती हैं और आपका एक्सरे कर रही होती हैं, तो काफ़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट भी होता है। पर वो सारे लोग भी बैठे होते हैं जिन्होंने आपसे पहले और आपके बाद पिच करना होता है। तो वो होता है ना, आप लोग यूनिवर्सिटी में जब पहले सेमेस्टर में प्रेजेंटेशन देते हो तो दोस्त का सहारा होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने एक्सरे, तो वो हरकतें भी हो रही होती हैं। ऑल्दो दैट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म, वहाँ बड़े मेच्योर लोग आए होते हैं, बट स्टिल दिल तो बच्चा है जी। तो ये सारी अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू, ये सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करता, ये आप पे डिपेंड करता है। मेरे केस में मैं अकेला गया था, जो हमारे दूसरे फेलोज आए थे वो 8-8 लोगों की टीम लेके भी आए हुए थे, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अगर एक दूसरे को 1-1 मिनट भी देंगे तो भी 5 मिनट में ये क्या करेंगे। और दैट वाज अ ब्लेंडर दे डिड। आप लोग ये काम ना कीजिएगा, मैक्सिमम 2 लोग हैं। क्यों? क्योंकि जब आप स्विच करते हैं ना कि जी अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं एकदम से कहूँगा कि जी मेरी सपोज कुलीग है मरियम जी, अब मरियम टेक ओवर करेंगे, तो ये बोलने में मैंने चंद सेकंड्स आया कर दिए, और फिर मरियम जब कहेगी कि नो हाँ मिल टेक ऑन, तो
स्विचिंग इज डिफिकल्ट, तो कोशिश करें ज़्यादा स्विचिंग ना हो। Lovely only एक switch करें just as a हाँ, वो बड़ा ऑकवर्ड लगता है। ये भी हुआ था कि एक बंदा पिच किया जा रहा है, 5 मिनट सिर्फ वो बोला है, बाकी पूरी टीम हाथ बांध के पीछे खड़ी है। तो फिर मैं दोनों नीचे बैठ गया, फिर ऊपर आके अपने सर क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी तो हो सकता है कि अगर कोई क्वेश्चन है कोई एक ही नहीं एड्रेस कर पा रहा तो टीम मेंबर बाद में बता दो। क्यों नहीं करता? एक तो सुनो, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपका स्टार्टअप है, आपको तो उसकी पीछे पता होनी चाहिए। ये आपकी क्लास प्रेजेंटेशन नहीं है। क्लास प्रेजेंटेशन में होता है सारे ग्रुप ने ना मिलके काम किया, टीचर ने किताब की, उसके 400 सफ़े से पहले 100 पढ़ ले, 100 पढ़ ले, 100 ये ऐसा कोई मजा है। जी जी अच्छा, इस चीज़ का ना स्कोरिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं। आप सिंगल फाउंडर प्रेजेंट कर रहे हैं या पूरी टीम प्रेजेंट कर रही है, इसका आपको जो मार्क्स मिलते हैं ना आपको पिच करने के, तो उतना लंबा फॉर्म मिलता है। क्योंकि मैं भी विनर हूँ तो वो फॉर्म मेरे पास भी आ चुका है। मे बी आई विल ज्वाइन एज जज, मेरे से डर के रहिए, ठीक है जी। तो वो फॉर्म है मेरे पास, मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ों पर वैलिडेट किया जाता है। उसमें इस चीज़ के कोई मार्क्स नहीं है। उसमें सिर्फ ये है कि आपने टाइमली डिलीवर करना है, आप पैशन है या नहीं है, आपको ग्रिप है उस टॉपिक पे या नहीं है। देयर आर स्टार्टअप्स दैट टॉक अबाउट ब्लॉकचेन, एनएफटीज, ये जो मेटावर्स एंड ऑल दैट, और उनसे कोई बंदा पूछ ही लेना कि अच्छा मेटावर्स, इसको तोड़ो ज़रा, मेटा का मतलब बताओ और वर्ड्स का मतलब बताओ। ये क्या पूछ मेटा क्या होता है? कोई कह रहा है यहाँ मेटावर्स का काम? जी यहाँ एनएफटीज के 2 थे। चलो ये सवाल याद रख लो, ये पूछा जाएगा। मेटावर्स क्या है? इस चिड़िया का नाम है मेटावर्स। और मेटावर्स का यूनिवर्स से क्या ताल्लुक है? हम लोग पढ़ते हैं ना यूनिवर्स, हम इस कायनात को यूनिवर्स कहते हैं, तो क्या ताल्लुक है यूनिवर्स का और मेटावर्स का? एनीवेज, तो हम अपनी चीज़ कंटिन्यू रखते हैं। तो आपके जो जजेस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, और है मुमकिन है कि आपका कंपेटिटर ही आपका जज होगा। मुझे जब से ये प्रिंटेबल पिके थोड़ा सा वायरल हुआ है, मुझे लोग प्रिंटिंग के स्टार्टअप अब आके पिच करना शुरू कर दिया उन्होंने, और मैं कह रहा हूँ कि भाई क्यों कर रहे हो? या तो मर्ज कर लो सीधा सीधा, या फिर करो काम, जब कुछ बन लोगे तो सी यू इन मार्केट। हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हो, आप हमारे कंपटीशन में आना चाहते हो, 100 बिस्मिल्लाह, 200 दफ़ा बिस्मिल्लाह, सी यू इन मार्केट। हो सकता है मार्केट में आने लगे। सी यू इन पैराडाइज, जन्नत में मिलेंगे इंशाल्लाह। मुसलमान हैं, मक्के में जन्नत में। मतलब ये आपने बड़ा कॉम्पिटिटिव सी बात कर दी, सी इन पैराडाइज। हाँ, नहीं इवेंचुअली तो जाना ही है ना। मुझे नहीं पता है कि हमने कब जाना है, लेकिन इवेंचुअली तो जाना ही है, तो हमारा बिलीव है ऐसा नहीं। तो इसमें ना अक्सर क्या होता है, हम लोग जब पिच कर रहे होते हैं ना, तो हम ये बता रहे होते हैं अपने कंपेटिटर एनालिसिस में कि जी ये मेरे कंपेटिटर हैं, लेकिन हाउ वी आर डिफरेंट। तो ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। खाली लिस्ट कर देना ज़रूरी नहीं होता, बताना ज़रूरी है। और वो स्लाइड्स में लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप स्लाइड्स में नाम लिख दें, और जो आप खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं, वर्ड्स बोल रहे हैं, उसमें आप एक्सप्लेन कर दें कि ओके फाइन, डेडी प्रिंटर्स इज माय कंपेटिटर, बट हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम डेडी प्रिंटर्स। वही सेम आपके वाली बात कि डेडी प्रिंटर सर्विसेज दे रहा है, वो मार्केट प्लेस नहीं है। मग्गे और मगगार्ड से हम कैसे डिफरेंट है? मग्गे और मगगार्ड जो डिज़ाइंस दे रहा है वो बड़ी लिमिटेड वैरायटी है, हमारे पास वैरायटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मग्गे मगगार्ड ने 10-15 डिज़ाइनर आए रखी हुए हैं और सिर्फ वो डिज़ाइन बनाते हैं। हमारे केस में पूरे पाकिस्तान के डिज़ाइनर बैठ के डिज़ाइन बनाते हैं। ऑब्वियसली दे कैन नॉट कम्पीट अस, ठीक है जी। लास्टली इंस्टाप्रिंट इज आवर कंपेटिटर, लेकिन वी आर डिफरेंट। क्यों वी आर डिफरेंट? इंस्टाप्रिंट फिजिकली कर रहे हैं, हम ऑनलाइन कर रहे हैं। इंस्टाप्रिंट के जो डिज़ाइनर्स हैं वो फिजिकली आपको एक डब्बे में बंद कर देते हैं कि इस डिज़ाइनर के साथ 1 घंटा स्पेंड कर रहे हैं और पैसे दे दें। हमारा ये मॉडल नहीं है, हम ऑनलाइन आपको दें। ठीक है, इसको रैप अप करते हैं, जस्ट गिव इट टू मी। श्योर, ठीक है जी। तो उसके बाद आप टीम के बारे में बताएं, और टीम की एजुकेशन क्या है, टीम एज व्हाट सर्व कर रही है वो बताएं। यहाँ पे ना वो लोग रेलेवेंस बिल्ड करते हैं कि ये भाई साहब सीईओ क्यों है, ये क्यों नहीं है। तो वो आपको बताना पड़ता है कि यार ये चूँकि टेक्नोलॉजी का बंदा है इसीलिए ये सीटीओ है, इसका चूँकि बिजनेस का बैकग्राउंड है इसीलिए ये सीईओ है। आप सीईओ क्यों हैं? और अगर जो प्रेजेंट कर रहा है वो सीईओ नहीं है, तो उसको ये बताना पड़ता है कि मैं क्यों प्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे आपका भी क्वेश्चन था ना कि बाकी की टीम खड़ी भी नहीं हुई वहाँ पे, आप अकेले पिच कर रहे हैं और आप सीईओ भी नहीं है, फिर आप क्यों पिच कर रहे हैं? आपको बताना पड़ेगा कि नहीं भाई मैं सीबीओ हूँ, मैं सीआईओ हूँ, मैं सीएफओ भी हूँ, मैं इसलिए पिच कर रहा हूँ, ये वाला डिपार्टमेंट मेरा। जी
पर अगर कोई सिंगल बंदा है, टीम नहीं है उसकी, उसने आइडिया सोचा, उसको इशू आया, उसने आइडिया ट्रांसफर करके लेके आगे जाए, सिंगल टीम मेंबर है तो उसका क्या होगा? आप फिर अपने बारे में बात करेंगे ना, आप Tinder बाकी में टीम को भूल जाए, आप अपना लिखेंगे कि मैं ये हूँ, मेरी ये एजुकेशन है और मैं इसीलिए रेलिवेंट हूँ इस आइडिया से। मतलब लेट्स सपोज आप क्या पढ़ रहे हैं, CS कर रहे हैं और आपका 10 आइडिया मिनट एक दिन इधर उधर किया था, CS में डिलीट कर दी। मैंने स्टोरी लिखी ना मुझे करनी है अखलाक ठीक है, तो आप उसमें अपनी एजुकेशन की उसके साथ बहुत कारामा है, सिर्फ समय। टीम की बात नहीं करेंगे और टीम के बारे में जैसे मैंने बताया कि मैं जुमला बोल देंगे कि आई एम इन प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग माय इस्लाम में क्यों कराते हैं? इंशाल्लाह आई विल सॉर्ट इट आउट नाउ। ठीक है जी। अच्छा, इस तरह का अगर आपको इन्फोग्राफिक बना के समझाना चाहें तो अच्छी बात है। ये छोटी सी डायग्राम है, टीचर्स को बड़ा शौक होता है डायग्राम बना के समझाने का, क्योंकि मैं खुद भी टीचर हूँ, वहाँ भी मोस्टली HEC है ना, HEC में तो टीचर्स भी बैठे, समझ रहे हैं, हायर एजुकेशन कमीशन, उसका नाम ही यही है, उसके नाम में एजुकेशन आता है, हायर भी आता है, पता नहीं किस। पहले आपने वो यहाँ लाइव जा रहे हैं। अच्छा, तो आप पिक्टोरियल पिक्चर के थ्रू बता दें कि आप अगर इसको सेट थ्योरी से समझाना चाहते हैं कि कैसे लिंक जाएंगे सब लोग, तो ये 3 लोग हैं, ये 3 अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इन तीनों का आप जो कंबाइंड है, आप इसका यूनियन देते हैं, तो उसका जो आपका कंबाइंड एरिया आता है जहाँ पे, वहाँ पे आपका स्टार्ट है। मोस्टली लोग अमूमन 2 पार्टीज में ताल्लुक बना रहे होते हैं, लेकिन अगर आपका कोई इस तरह का आइडिया है जो 3 पार्टीज या 4 पार्टीज में, तो आप बता दें। ठीक है जी। अच्छा जी, दैन अगर आप कुछ और भी बातें बताना चाहते हैं, अगर आपकी कोई वेबसाइट वगैरह एग्जिस्ट करती है, मोबाइल ऐप एग्जिस्ट करती है, या प्रोटोटाइप एग्जिस्ट करती है, कोई डिज़ाइंस हैं अपने लाइक उसमें सॉफ्टवेयर है क्या, ऑटोकैड मॉडल बनाया होगा कोई ना कोई, या आपका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, कुछ भी इस तरह की चीज़ है जो कि वैल्यू ऐड कर रही है, उसका स्क्रीनशॉट लगा दें ताकि उनको पता लगे कि हाँ इन्होंने ये काम कर लिया। या आपने जैसे भी एक स्टार्टअप यहाँ पे बता रहा था कि जी हम दुबई गए थे और उसकी कोई तस्वीर लगा दें कुछ इस तरह से, जिससे आप ज़्यादा बोले भी ना उस बारे में और पता भी लग जाए कि अच्छा अच्छा ये दुबई भी गया हुआ है। और अगर टाइम है तो थोड़ी सी फर्दर बातें भी बता दें। अब ये जो पूरी कहानी लिखी हुई है ना, ये उस कम्प्रीहेंसिव के वर्ड को एक्सप्लेन कर रही है कि व्हाई वी क्लेम दैट वी आर अ कम्प्रीहेंसिव मार्केटप्लेस, वी डू ऑल दिस। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि टाइम लगा इसका मैं। अच्छा जी, दैन अगर हो सके तो टाइमलाइन भी बता दें। टाइम का मैं आपके पास, आप स्किप करें इस तरह की चीज़ों को, ये 7 मिनट वाली अच्छा आप, लेकिन वैसे बता सकते हैं आप कि क्यों आप ये क्यों कर रहे हैं और आप ही ये क्यों कर रहे हैं। ये 2 अलग अलग बातें हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं और आप ही ये क्यों कर रहे हैं। लेट्स सपोज व्हेन आई पिच्ड द एग्रीटेक स्टार्टअप, तो मेरे से जजेस ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, नॉट आई सर कहीं और जगह पे, मैंने पूछा बेटा खुद कभी मट्टी को हाथ लगाया नहीं। ये आई कैन एक्सपीरियंस उनके, मैंने खुद चैनल ये एग्रीकल्चर का मेरा प्रोजेक्ट था, तो मैं तरीफ फार्मसन ने सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि आप कभी उसमें गए हो खेतों में, तो मैंने क्योंकि मेरा थोड़ा बैकग्राउंड था, हमारी फैमिली में नाना की साइड से हम लोग जो है ना किसान पार्टी उन्होंने बनाई थी, तो थोड़ा वो बैकग्राउंड को मैंने वो रिलेटिव है, मेरा वहाँ थोड़ा लिंक करता है, तो हम लोग को थोड़ी देहातों की चीज़ों को पता है, स्टोरीज में सुनाई, तो ये चीज़ होती है कि वो वरना जो है ना ये होता है कि कई मसला है हमारा ये कि हम लोग प्रोडक्ट बना देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल बंदा इसके बना रहे होते हैं उसकी साइकोलॉजी हम समझ नहीं पाते कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने बात की थी कि आपके जो एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आपने पार्टिसिपेट करना है उस रिसर्च में, आपने जाना है उस जगह पे। तो आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज उन्होंने बताया वो राइटिंग सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए राइटर्स के प्रॉब्लम्स क्या है। मैं राइटर, आप खुद भी राइटर हैं, लेकिन सिर्फ आपका खुद राइटर होना काफ़ी नहीं है, बाकी के भी राइटर्स के साथ आपका किस तरह से है, पर आप इस आइडिया तक कैसे पहुँचे, क्या आपका कॉन्सेप्चुअल जर्नी था कि आप पहले क्या थे, फिर आपके थॉट्स कैसे डेवलप हुए, फिर उसमें आपने कैसे ऐड किया है और अच्छा कोशिश करें कोई एक आधी ना इस तरह की स्लाइड जरूर रखें जिसका कोई टेक्स्ट ना लिखा हो, सिर्फ लिखा था कोई बड़ा सा नंबर या बड़ा सा वर्ड लिखा हो, क्योंकि ये टेंशन ग्रैब करता है एकदम। तो वैन आई वाज प्रेजेंटिंग तो सारे जजेस नीचे ना वो स्कोर कार्ड फिल कर रहे थे और एकदम से जब ये स्लाइड है ना सबने ऐसे करके देखा कि ये क्या है, इतना बड़ा सा एक नंबर लिखा हुआ है। तो ये है कि हमने अभी तक इतने लोगों को सर्व कर दिया, यानी कि पाकिस्तान में 1,10,000 लोगों को हम ऑर्डर डिलीवर कर चुके हैं। ठीक है जी, तो ये एक अच्छी बात है, आप थोड़ा सा इसके बारे में फख्र से बता सकते हैं। और ये अब उसकी पूरी डिटेल है, तो कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितने प्रिंटेबल्स डिलीवर किए, कितने पब्लिक डिस्प्लेस किए, कितने वेंडर हैं आपके पास, कितने डिज़ाइनर्स और एजेंसीज हैं, आपके केस में आप एजेंसी हैं, आप इधर कॉल करेंगे।
और अगर कोई अच्छे काम दुनिया में किए हैं, कोई सोशल मीडिया रीच है, कोई वेबसाइट पे आपके लोग ज़्यादा आते हैं, एलेक्सा एक वेबसाइट होती है जो कि वेबसाइट को रैंक करती है अपने यूजर्स की बेस पे, वहाँ पे वी वर एट टॉप 2 के रैंकिंग पाकिस्तान में। यू कैन ब्रैग अबाउट दैट अगर इस तरह का कोई अच्छा काम जिंदगी में किया है। ये डॉलर में से पीकेआर में से रहती है अच्छा सवाल है, ये वाला पीकेआर में था, ऊपर 2020 लिखा हुआ है। $2.95 मिलियन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी आगे आपको इसका जवाब वैसे मिल ही जाना था, लेकिन आपने थोड़ा पहले पूछ लिया सवाल, तो शायद हाँ यहाँ पे मिलना था आपको जवाब। अच्छा जी, तो आपकी अगर वेबसाइट वगैरह है उसका रन टाइम वो दे दें। ये हमारा एक डिज़ाइनर टूल है जिसमें आप रन टाइम पे कलर चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर डिज़ाइन डिज़ाइन कर सकते हैं सारा कुछ। तो ये चीज़ हमने पीछे नहीं बताई। अब हम एक और चीज़ बता रहे हैं कि ये एक और एड ऑन फीचर है जो हम दे रहे हैं। अदरवाइज इस स्लाइड पे हम सिर्फ वेबसाइट का लिंक कर रहे हैं, और जब आप वेबसाइट मेंशन करते हैं ना तो कोशिश करें कि बाकी एग्जिस्ट भी करती है, क्योंकि वहाँ हुआ कुछ स्टार्टअप्स के साथ कि उन्होंने नाम रख दिया और उन्होंने नाम के आगे बस ज़बरदस्ती वो .com लगा के, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो जैसे माना बैठे जब होते हैं तो वो रन टाइम पे विजिट करके देख भी लेते हैं और बल्कि फीडबैक भी दे देते हैं कि बेटा ऐसा करना, ये वेबसाइट आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें अपना चीज़ चेंज करना। कोशिश करें कि अगर है तो वो दिखें, अगर नहीं है तो बिला वजह ग्रेजुएट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर आपने ये बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन। क्या आप इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं ना, ये फंडिंग मांग रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि पैसे लगाएंगे कहाँ पे। एक तो आपने शुरू में एक्सपेंसेस वाली स्लाइड में मुझे बता दिया था, लेकिन यहाँ पे आप मुझे ग्राफ या चार्ट की शक्ल में थोड़ा और अच्छे से बेहतर से बताएं कि वेंडर एक्विजिशन पे लगाएंगे, R&D करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, टेक्नोलॉजी स्केल अप करेंगे, क्या करेंगे। हो सकता है आप लोगों से ये चीज़ें रेलिवेंट ना हो, आप में से मोस्टली बजट आपका R&D पे ज़्यादा लग रहा हो, या हो सकता है कुछ स्टार्टअप्स हैं वो सिर्फ स्टैब्लिश हैं, उनको सिर्फ मार्केटिंग करनी है। और जैसे आपके केस में आप एजेंसी रन कर रहे हैं, आप एजेंसी रन कर रहे हैं, सॉरी मैं वो एजेंसी में मैसेज ही आ गया था, एजेंसी का मैसेज क्लाइंट का मैसेज ही आ गया। तो आपका ज़्यादा बजट मार्केटिंग का लगेगा, क्योंकि आपका मॉडल स्टैब्लिश है, आपको फर्दर कोई R&D अब नहीं करनी, तो आपका बजट ज़्यादा मार्केटिंग पे लग रहा होगा। फिर आप अगर टिपिकल इन्वेस्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका ROI क्या है, कब है, मेरे पैसे मुझे कब वापस मिलेंगे। तो ऑल्दो 3 to 4 ईयर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमारा केस थोड़ा अलग है, ऐसे ही है, इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। और उसमें आप उनको बता दें कि आपका जो ग्रोथ रेट है वो कितना इंक्रीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट गोल क्या है, इवेंचुअल गोल ये है भाई, मेरा इवेंचुअल गोल एज अ प्रिंटेबल CEO ये है कि मैं मार्केट लीडर करना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री में। ये गोल नहीं है कि मैंने $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनानी है या मैंने 1000 लोगों को एम्प्लॉय करना है, डिटेल्स में नहीं चाह रहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जब प्रिंटिंग का नाम आए तो प्रिंटेबल .pk ठक करके आपके जेल आ जाए, आसान सा सादा सा। अच्छा जी, अब प्रेडिक्टिव रिजल्ट्स हैं। अब आप डॉलर्स का पूछ रहे थे भाईजान, ये डॉलर्स वाले हैं। तो 2022 एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फॉर 2021 ये था हमारा, और समहाउ अचीव दैट, प्रेडिक्शन के करीब करीब ही था, और 1200 नए वेंडर्स हमने ऐड किए। तो अब अगर लेट्स सपोज आपका स्टार्टअप ऐसा है कि अभी ये सवाल ना मुझे आप लोगों की शक्लों पे लिखा नजर आ रहा है कि सर पैसे तो भी नहीं, तो क्या बताएंगे। फिर आप इस तरह का कुछ बता दें कि इतने यूजर ऐड करेंगे, इतने वेंडर ऐड करेंगे, इतने लोगों को इम्पैक्ट करेंगे, कुछ तो करेंगे ना, जो कुछ करेंगे वो यहाँ पे बता दें। जरूरी नहीं है वो पैसे ही हो, पैसे हो तो वैसे सुबह अल्लाह अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भी हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। अपनी टीम की अगर कोई प्यारी सी फोटो है तो लगा दे, अच्छा होता है, क्योंकि अगर सारे वहाँ पे नहीं है स्टेज पे और आप सिर्फ अकेले प्रेजेंट कर रहे हैं तो एटलीस्ट जजेस शक्लें देखना चाहते हैं कि आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं, और अगर कोई मेंटोर है उसके साथ कोई आपकी फोटो है तो वो भी लगा दें, वो भी एक अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि हो सकता है मेंटोर साहब भी जजेस में बैठे हों तो वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो इसमें से ये बेसिकली हमारे मेंटोर हैं, और हमारी बाकी की सारी टीम है उनके साथ कोई ग्रुप फोटो है जिसमें मैं नाम ले लेके भी बता सकता हूँ पिच के दौरान के जी ये CPO साहब हैं, और साथ में नीचे अगर कोई प्यारी सी लाइन लिख दें अच्छी बात है कि वेयर पैशन मीट्स एक्सपीरियंस। तो आप देख रहे हैं हमारी टीम में काफ़ी डाइवर्सिटी आपको नज़र आ रही है, ख़वातीन भी हैं, मर्द हज़रात भी हैं, एजेड हज़रात भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं, एंड वी आर विद अवर मेंटोर जो कि एक्सपीरियंस में माशाल्लाह अनमैच्ड हैं। तो पैशन मीट्स एक्सपीरियंस। तो एंड पे आप उनको थैंक यू करें, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे जो कि बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि काफ़ी जजेस ऐसे होंगे वो आपको शायद मार्क्स अच्छे नहीं देंगे लेकिन वो आपके साथ फ्यूचर में काम करना चाहिए, तो उनको कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स एटलीस्ट आप दें। क्योंकि अगर तो आप ये सपोज कर रहे हैं ना कि पिच करने के बाद जब आप नीचे उतरेंगे तो आप कार्ड एक्सचेंज कर देंगे, तो ये मौका आपको नहीं मिलता, अक्सर नहीं मिलता, क्योंकि 20 लोग हैं, किस किस से मिलेंगे, और उन 20 लोगों से और 26 लोगों ने भी मिलना है, तो वो एक लाइन लगी होती है ना। तो जी दैट वाज अबाउट printable.equip। so much, बहुत शुक्रिया आबिद साहब। असल में क्वेश्चन आंसर्स भी, लेकिन लंच का टाइम हो गया तो मुझे लग रहा है कि अब हम इसके ऊपर तो ये आपके स्टार्टअप के रिलेटेड है कि आप लेबर पे लुक करते हैं और रेवेन्यू आपने बताया होगा कि 5% ऑफ कमीशन सेल है। जी जी, तो आप कैसे मैनेज करते हैं, मतलब क्योंकि पाकिस्तानी मार्केटर वो कनेक्ट भी हो जाते होंगे, बिल्कुल। तो सर वो कैसे थोड़ा यानी बारो बार हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? वो तो इवन लाइक आपकी कोई भी मार्केट प्लेस है ना, उसमें ये 20% तक का क्वेश्चन होता है कि ये बारो बार और डायरेक्ट वाला सीन होता है। ये इवन आपकी जो बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं, अपवर्क है, फाइवर है या दराज है, वहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं, तो वो आप क्वेश्चन रखते हैं जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो उसको मिटिगेट करने के लिए आप काफ़ी सारे मेजर्स लेते हैं जो मेरे लिए में, तो वो अगर सारे मेजर्स मैंने यहाँ बता दिए तो लोगों को पता लग जाएगा। सर वो पूछ सकते हैं ना ये हाँ, वो आप मुझे वन टू वन पूछ सकते हैं। सर आप डिलीवर भी करते हैं, आप सर डिलीवर भी करते हैं, नहीं, डिलीवर वेंडर से करते हैं, नहीं, वेंडर्स भी नहीं करते, लॉजिस्टिक पार्टनर करते हैं। लॉजिस्टिक पार्टनर। चले, थैंक यू सो मच जी, अगेन अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर